अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 105 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। आमिर भाई कोई 1 घंटा 20 मिनट पे जब लेक्चर पहुंचे तो मुझे बताइएगा, 15 मिनट पे पहुंचे तो फिर ज़रा ब्रेक लेक्चर में देंगे, आप लोगों को कोई नहीं देंगे। अच्छा जी, जल्दी से ज़रा देख लें, कुछ क्वेश्चन थे होमवर्क में। क्वेश्चन 12 कितने बच्चों ने अटैम्प्ट कर लिया था? क्वेश्चन 12 ओके गुड। मेरी रिक्वेस्ट होगी बहरहाल कोई अगर हाइब्रिड का बच्चा है तो वो फिज़िकल में ना बैठे। वैसे भी यूट्यूब वाली बात आज बता दी है तो कल ये इससे भी कम होंगे, तो फिर हाइब्रिड में से जिसका दिल करे वो आके बैठ जाएगा, मुझे पता है, इसीलिए मैंने एक दिन और पढ़ाना चाहा था। अच्छा जी, अच्छा सवाल था। क्यूएल की रेशियोज 2021 की निकालनी है हमने ताकि हम 2020 से कंपैरिजन कर सकें। ठीक है जी, ये एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं। बाकी किसी में मसला है आपका किसी एक पॉइंट के अंदर तो वो कर लेंगे, मेरे ख्याल में और कोई इसकी ज़रूरत अब है नहीं, लेकिन जो सवाल रहते हैं वो होमवर्क में ज़रूर ले लेंगे ताकि आप वो कल डिस्कस करने के काबिल हों, करके आ जाएं। ठीक है। अच्छा, क्यूएल इज़ अ बिजनेस ऑफ कंज्यूमर गुड। फॉलोइंग आर समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट है, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक शेयर, कैपिटल रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स और करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। सेल कॉस्ट और सेल जीपी, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट और नेट प्रॉफिट। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम मैनेजमेंट रिपोर्ट सबमिटेड टू द बोर्ड। रेशियोज फॉर 2020 उन्होंने दे दी, तो ये 8 रेशियोज उन्होंने 2020 की दी हुई हैं। 2021 के लिए हमने यही सारी रेशियोज निकालनी थी। ठीक है। तो इन रेशियोज को निकालने में कोई मसला आया हो तो बता दें, किसी किस्म का है जी। चलें फिर ज़रा मैं सोल्यूशन ना ओपन कर लूँ, ठहर जाओ। मैं ज़रा रेशियोज वहाँ से आंसर, रेशियो का तो आंसर निकाल सकते हैं ना, कि वो भी कैलकुलेट करनी। ये तो अल्फा ओमेगा आ गया, ये तो कोई और है। ये 2021 की 11.6। अच्छा, ज़रा सवाल पढ़ लेते हैं ताकि फिर हर रेशो को साथ साथ करते भी चले जाएं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दे दी। आजकल ये रवाज चल रहा है आई कैप का, वेरिएशन की तरफ जाता है, या फिर अगर आपसे वेरिएशन मांगे या इंटरप्रिटेशन मांगे, साथ थोड़ी सी बातें खुद बता भी देता है, जो पहले सारी की सारी हमें अज्यूम करनी पड़ती थी, तो कुछ बातें हमें पता भी होती हैं इसके अंदर। पढ़ के देखते हैं। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस टेकन ड्यूरिंग 21, जिस साल के हम रेशियोज निकाल रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है भाई, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, फिजिकल वाले बच्चे ही फिजिकल में बैठेंगे। ठीक है, अगर कोई हैं तो प्लीज़ चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा, उनको बुरा भी नहीं कहा जाएगा, अच्छा समझा जाएगा कि वो खामोशी से ये बात समझ कर कि जी मेरी क्लास हाइब्रिड ही है, हाइब्रिड में चले गए। हाइब्रिड बॉयज़ बिल्कुल खाली पड़ी है, मतलब हाइब्रिड वाले बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ जो बैठे हैं वो चले जाएं। अच्छा, मैंने कल से यहाँ पे नाका लगा देना, फिर यही होना फजूल में ऐसे ही। यार अपनी बात करो, मैंने ये कहा है, फजूल बातें मत किया करो। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन टेकन ड्यूरिंग 2021। नंबर 1, क्यूएल रिन्यूड अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। इन द रिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर से जिसको हम चीज़ें बेचते हैं, एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स वर गिवन टू डेटर्स। अब इसका असर क्या पड़ता नज़र आ रहा है? डेटर डेज बढ़ेंगे, डेटर डेज बढ़ेंगे क्योंकि आपने क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी ना। फिर मेजर सप्लायर एग्रीड टू रिड्यूस प्राइस बाय 10% ऑन द कंडीशन ऑफ कैश परचेजेज ऑनली। इसने कहा जी अगर आप कैश में चीज़ें खरीदेंगे तो हम 10% डिस्काउंट भी आपको देने को तैयार है। क्रेडिटर डेज कम होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम कैश परचेजेज हैं। हाँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, हाँ, सारी चीज़ें देख लेते हैं, वो 1 बाय 1 देखते हैं। फिलहाल सिर्फ ये देखते चलें। साकिब थोड़ी देर इधर खड़े हो जाए यार, और आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को कहें कि अपना क्लास अगर इनकी फिजिकल है तो फिजिकल में आए। ठीक है, ये कल से मुझे ये बात कहनी ना पड़े, हाइब्रिड के बच्चे हाइब्रिड में बैठा करें प्लीज़। ठीक है। अच्छा जी, पहली बात, हमने डेटर्स को ज़्यादा टाइम अलाउ किया। दूसरी बात, क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिला है, लेकिन उसकी वजह है
कैश परचेजेस तो क्रेडिटर डेज तो कम हो गए ना, क्रेडिटर डेज ही खत्म हो गए समझो इन परचेजेस के हिसाब से, तो ठीक है। उसके बाद और एंड पे रहें, जो आपस में हल्का सा भी बोले उसे निकाल दें क्लास से बाहर, ठीक है। तीसरा, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल डिमांड्स वर मेट बाय मेकिंग अ शेयर इशू। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपको बताई थी, मेरी जेब से पैसा निकल के मेरी जेब में वापस आने तक वो अरसा, ठीक है, वो अरसा मुझे फाइनेंस करना होता है, पैसा अरेंज करना होता है। तो वो कह रहे हैं जी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डिमांड्स इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। वो इंक्रीज़ क्यों होती नज़र आ रही हैं, कुछ ज़्यादा दिनों के लिए पैसे क्यों देते हुए नज़र आ रहे हैं आप, क्योंकि डेटर्स को आप ज़्यादा डेज अलाउ कर बैठे हैं और क्रेडिटर्स से कम दिन में आप जो है वो परचेजेस कर रहे हैं। तो दो धारी तलवार चला दिया आपने, तो वर्किंग कैपिटल डेज तो खुद ब खुद बढ़ गए ना, कि डेट प्लस होने वाला बढ़ गया, माइनस होने वाला कम हो गया, तो दिन कम हो रहे हैं ना जी, ठीक है। अच्छा किधर गया, हाँ, अब वो कहता है कि जब शेयर इशू किया, ठीक है, तो पैसे आ गए। अब वो सारे पैसे सिर्फ वर्किंग कैपिटल में नहीं इस्तेमाल किए, बल्कि a part of proceeds from issue are also used to repay a significant portion of long term loan. long term loan भी रीपे हुआ है। अब शेयर्स इशू करने से इक्विटी भी बढ़ी हुई है और एट द सेम टाइम डेट भी कम हुआ है, तो डेट इक्विटी रेशो भी शायद हो, है नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट कवर ज़रूर है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवर की बात तो आ ही जाएगी कि इंटरेस्ट कवर रेशो में प्रॉबेबली डिक्रीज आएगा, इंक्रीज आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो ये ऐसी बातें हम पढ़ते पढ़ते सोचते भी जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जी, क्यूएल डिस्पोज्ड ऑफ इट्स मेन वेयर हाउस इन द लास्ट मंथ फॉर द ईयर एट अ गेन ऑफ 25 मिलियन। द सेल प्रोसीड्स को बाद में देखते हैं। मुझे ये बताएं, अगर फिक्स एसेट बेचने पर गेन आए तो ये गेन सेल में जाता है, यानी जीपी के बाद की कहानी है, जीपी रेशो पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर जीपी रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो में डिफरेंस आएगा तो हम उसका एक रीज़न ये भी कह सकते हैं कि जी वो एक फिक्स एक अदर इनकम आ गई, जो रूटीन की चीज़ नहीं है ना, अदर इनकम हर दफ़ा तो नहीं आती, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है जो सेल प्रोसीड्स टेम्परेरली इन्वेस्ट, जो सेल प्रोसीड्स आई थी, पैसे आए थे, उनको टेम्परेरली हमने इन्वेस्ट कर दिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट इनकम भी आएगी, ये भी अदर इनकम में ऐड हो रही होगी। और एट द सेम टाइम अगर करंट रेशो है कोई, अगर हुई तो करंट रेशो अगर हुई तो उस करंट रेशो के अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट्स ही नज़र आ रही है, क्योंकि आपने एक फिक्स एसेट बेचा, उससे जो कैश आया उससे करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, तो करंट एसेट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है ना। तो उससे करंट रेशो भी शायद इंप्रूव हुई हो करंट एसेट्स के बढ़ने से, सही है ना। ये कुछ बातें हमारे जहन में आ गई कि डेटर्स को ज़्यादा दिन दे बैठे हैं, क्रेडिटर्स को कम दिन के अंदर क्रेडिटर्स से चीज़ें ले रहे हैं। तीसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए शेयर्स इशू किए हैं, इक्विटी बढ़ी और एक लॉन्ग टर्म लोन भी रीपे कर दिया है। बस एक और है, और एक वेयर हाउस हमने, एक फिक्स एसेट हमने डिस्पोज किया एट अ गेन, और सेल प्रोसीड्स को इन्वेस्ट भी किया हुआ इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली रेशो जो हमारे सामने आई है वो है 11.6। 11.6 ग्रॉस मार्जिन है। ग्रॉस मार्जिन, अब जहन के अंदर ना ये फॉर्मेट होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है जी। अब वही चीज़ इस रेशो को हिट कर सकती है जो सेल है या कॉस्ट ऑफ सेल है। अब मुझे बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का बढ़ना, अब ये ऑब्वियस बातें कुछ बताई हैं उन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का बढ़ना किससे होगा, या सेल के बढ़ने से या कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से। ये दोनों काम होते नज़र आ रहे हैं। एक तो बिल्कुल सामने कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है, कैसे भाई, वो करंट रेशो बिगड़ रही है, मैंने माना, क्रेडिटर डेज कम हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल डेज कम हो रहे हैं, वो माना, लेकिन इधर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस को करंट एसेट्स से क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो एक चीज़ जो हम खरीदते थे 100 की अब 90 की खरीद रहे हैं, तो परचेजेज में 10% डिस्काउंट है, ये कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर रहा है तो जीपी को बढ़ा रहा है। और एट द सेम टाइम आपने साथ ये भी आप कह सकते हैं, जो ऑब्वियस ज़रा नहीं है लेकिन है सही, वो क्या, बिजनेस उधार पे चीज़ें बेचता क्यों है, सेल बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने डेटर्स को ज़्यादा दिन, कस्टमर को ज़्यादा दिन अलाउ कर दिया है क्रेडिट, तो आपकी सेल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उसने क्या कहा था, सबसे पहले तो कंप्यूट करो रेशो, हमने कंप्यूट कर ली, मैंने कंप्यूट नहीं की, मैं डिस्कस सिर्फ कर रहा हूँ, इसकी तो इजाज़त है ना, कंप्यूट तो कर लोगे ना रेशो, यही तो आपको काम आता है बस, ठीक है।
अच्छा, रेशो कंप्यूट की वो ज़्यादा थी। अब ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने उसने क्या कहा इस बी पार्ट में, कीपिंग इन व्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड रीजंस फॉर वेरिएशन इन रेशियोज कंप्यूटेड इन अबव। इन बातों को जहन में रखते हुए बताओ क्या रीज़न हो सकती है वेरिएशन की। भाई ये बातें ना भी होती तो यही दो बातें निकलती, वो मे के साथ करते और हम यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा सर्टन हो गए। हम क्या कह रहे हैं जी कि चूँकि हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, क्योंकि हमें डिस्काउंट अलाउ हो गया तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई है जिस वजह से जीपी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमने चूंकि एक्सटेंडेड क्रेडिट लिमिट अलाउ कर दी तो उस वजह से हमारी सेल बढ़ गई होंगी। पढ़ लेते हैं साथ ही। रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू, उन्होंने एक लिखा आपने दो लिख लिए, ठीक है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं आप, ठीक है जो लिखे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवर 2.4 से कितने गई इधर, अच्छा ये इस तरह चल रहे हैं, चल हम भी इस तरह ही चलते हैं, फिर तरतीब बार बार देखनी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट मार्जिन है जी 7.5, माशाल्लाह माशाल्लाह। नेट प्रॉफिट रेशो बड़ी अखीर हो गई है। सबसे पहली बात, अगर इसकी दो रीजंस लिख दी है ना तो तीसरी आगे रेशो में जाके ये दोनों रीजंस दोबारा ना लिखो, बल्कि इन दोनों रीजंस को आपने कहा था जीपी के बढ़ने की वजह है, तो आप आगे कह दो नेट प्रॉफिट के बढ़ने की एक वजह तो जीपी का बढ़ना है। जब आपने जीपी का बढ़ना बोल दिया ना तो एग्जामिनर को नजर आ रहा है कि जीपी किस वजह से बढ़ा था, वो पहले हम बता चुके हैं, सेल के बढ़ने से, कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से। तो एक रीजन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना, आप क्रॉस प्रॉफिट का बढ़ना ये आपने बताया। फिर अगली दो रीजंस आपको सामने नजर आ रही हैं जी। एक तो आपने अदर इनकम इन्वेस्ट कर दिया, इधर इनकम आएगी, दूसरा गेन ऑन डिस्पोजल भी आया, और तीसरा लोन रीपे किया है तो लोन का इंटरेस्ट भी कम हो, जब प्रिंसिपल कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम होगा। क्या ख्याल है? तो यही तीन चीजें ही होती हैं। सेल लेस कॉस्ट सेल के बाद और क्या आता है? सेलिंग एडमिन। सेलिंग एडमिन की बात तो यहां हो नहीं रही थी। फाइनेंस कॉस्ट और अदर इनकम, ये दो चीजें आ रही थी। दो अदर इनकम्स आई हैं जो पिछले साल नहीं थी, ना एसेट बिका लगे उसका गेन ऑन डिस्पोजल आता, और ना ही कोई सेल प्रोसीड्स ऐसी पड़ी थी जो टेम्परेरी इन्वेस्ट करते इन्वेस्टमेंट इनकम आती, ठीक है। और एट द सेम टाइम लोन भी रीपे हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट कम हुई है तो इंटरेस्ट भी, ठीक है। तो ये तो फिर तकरीबन 4 रीजन बन गए, ठीक है। तो पहली बात जीपी रेशो, और जीपी रेशो का बढ़ना उसके पीछे दो रीजन हैं जो पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। बस ये पता होना चाहिए कि जीपी का बढ़ना नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा, जीपी को कम होना नेट प्रॉफिट को कम करेगा। जो वजह जीपी को हिट की है वो याद करें, टाइमथी वाला सवाल मैंने कहा था, जीपी के अंदर प्रॉफिट के अंदर जो जीपी के अंदर चेंजेस करते रहो नेट प्रॉफिट पे अलग करते रहो, और फिर एंड पे जीपी का सारा इंपैक्ट नेट करके नेट प्रॉफिट पे डालो, असर तो पड़ता ही है, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन वाले सवाल का रेफरेंस दिया मैंने, ठीक है। अच्छा तो पढ़ लें जी, ये क्या कहते हैं, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये तो हो गया। आगे बेशक ये लिखें या ना लिखें एक ही बात है। इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, ये हमने भी यहाँ पर ही लिख लिया था और यहीं पर बेहतर था। प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ वेयर हाउस, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू टू रीपेमेंट। तो इसके अंदर तो आज तो माशाल्लाह हम प्लस प्लस जा रहे हैं, आज तो हम प्लस प्लस जा रहे हैं, जितना उसने लिखा है हम उससे ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कोशिश यही करनी है नंबरों को देखकर। कितनी रेशोज हैं थोड़ा ऐसा अंदाज़ा लगा लेना। उसने कह दिया प्रोवाइड रीजंस फॉर वेरिएशन, अब 9 नंबर हैं और रेशोज 8 हैं, तो 2 से ज़्यादा रीजंस ना ही लिखें तो बेहतर है मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है? 2 रीजन लिखते जाएं, काफ़ी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से हर एक की एक मिल रही हो और जीपी की नेट प्रॉफिट की 2-3 मिल जाए, चलो कोई नहीं, बरकत के लिए 2-3 फिर लिख देना, ठीक है। लेकिन सही जा रहे हैं आप। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर रेशियो बढ़ गई है 5 पॉइंट, यार ये मैंने 20 ही लिख दिया यहाँ पे। अच्छा 2000 लिख के आगे 21 लिखना था, वो नहीं लिखा था, सॉरी जी, 2021 चल रहा है। अच्छा जी, तो इंटरेस्ट कवर रेशियो क्यों बढ़ गई है दोस्तों? एक मिनट इसको क्या हो गया? तेरी मेहरबानी यार, पहले कुछ हो गया बेटा। इंटरेस्ट कवर रेशियो होती क्या है, ऐसी तरह जहन के अंदर हमने रिवाइज किया, प्रॉफिट ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस। आज ये बात करनी है इंशाल्लाह, आज ये शॉर्टकट बताना है, ठीक है। अगर ये टाइम्स वाली रेशियो है, इसके बढ़ने की वजह क्या हो सकती है? न्यूमरेटर का बढ़ जाना या डिनोमिनेटर का कम हो जाना। आज ये बात करनी है इंशाल्लाह। हमने पास पेपर 11 जो करना है ना 20 के बाद, उसके लिए यही शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि हर रेशो को डाटा जूम करके कैलकुलेट करके इंक्रीज डिक्रीज निकालना बड़ा देर वाला काम है, बहुत देर लग जाती है उसमें, ठीक है ना। खैर चलें छोड़े। तो पीबीआईटी का न्यूमिनेटर का बढ़ना, डिनोमिनेटर का कम होना, ये दोनों रीजंस हो सकती हैं रेशो के बढ़ने की,
ये सादा, ये मैथमेटिक्स है, ये अकाउंटिंग नहीं। आप न्यूमरेटर को बढ़ा दें, ये रेशो बढ़ जाएगी। मैंने क्या कहा, 100/20 है, क्या रेशो आ रही है? अगर आप 120/20 कर दे तो न्यूमरेटर बढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप 100 को 100 ही रहने दें और इसको 10 कर दें, 10, मतलब कहने का ये है, वो डिफरेंस है ज़रूर, वो देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन एक न्यूमरेटर का बढ़ जाना या डिनोमिनेटर का कम हो जाना इस आंसर को बढ़ाएगा, सादा सी बात है, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कवर रेशो बढ़ी है तो दो ही रीजन हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट बढ़ा है या इंटरेस्ट कम हुआ है, हमारे दोनों ही, ठीक है। हमने प्रॉफिट को भी बढ़ने का बता देना है, ठीक है, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट का कम होना भी बता देना है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस में हैव बीन डिक्रीज, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज, जीपी एंड नेट प्रॉफिट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, तो इस वजह से ये बढ़ी है। तो इधर देखो, रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट ड्यू टू रीपेमेंट, इंक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मेरे से ज़्यादा अच्छा लिखा है, जो मैंने बोला उससे ज़्यादा अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, ये ज़्यादा अच्छा है। मैंने जीपी और नेट प्रॉफिट अलग बोले। अब हालांकि जो ये इंटरेस्ट कवर के अंदर ना नेट प्रॉफिट यूज होता है ना ग्रॉस प्रॉफिट यूज होता है, पीबीआईटी होता है ना, तो ये वाला लफ्ज लिखना ज़्यादा बेहतर था फिर मेरे ख्याल से। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, हाँ बस ठीक है, वो जिस एंगल पे खड़ा होगा नेट प्रॉफिट से वापस और जीपी के बाद दरमियान में पीबीआईटी पे, तो वो भी बढ़ा ही है ना, जीपी बढ़ा है तो वो भी बढ़ा है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज लिखा हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अच्छा छोड़ो, आंसर को छोड़ो, पहले जरा वैसे ज़हन में लाओ, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम होगा बढ़ा होगा? मेरे ख्याल में तो इन्वेंट्री डेज को बढ़ाने के लिए हमने कल सवाल के अंदर ना दो रीजंस कही थी कि आप सेल्स बढ़ाएं या मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री सही करें। तो अगर आपने उधार का टाइम ज़्यादा दिया तो सेल बढ़ेगी, मेरे ख्याल से तो इन्वेंट्री डेज को कम होना चाहिए, वल्लाह करे ऐसा ही हुआ हो ताकि हमारे आंसर भी वैसे ही आए। तो इन्वेंट्री डेज कितने हो गए? वाह 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 वाह, शुक्र है। कितना जी? 80। इन्वेंट्री डेज कम हो गए हैं जी, क्यों कम हुए? क्रेडिट पीरियड ज़्यादा अलाउ होने की वजह से सेल्स बढ़ गई होंगी। मे के साथ काम, मे के साथ ही चलाना है, ठीक है ना। ये तो आप बता रहे हैं क्रेडिट पीरियड, ये तो बताया हुआ उन्होंने कि हमने क्रेडिट पीरियड ज़्यादा अलाउ किया है, लेकिन उसकी वजह से सेल भी बढ़ी है, क्या ये लिखा हुआ है? तो फिर मे कर दो, क्या मसला है? ये तो मैं छोटी से कह रहा हूँ कि इंक्रीज इन क्रेडिट डेज फॉर कस्टमर, आगे फिर कह रहा हूं मे हैव इंक्रीज्ड सेल, तो मे से क्या तकलीफ है, हम मे लिख देंगे, जान छुड़ाएंगे, ठीक है ना, कोशिश ये करनी है। ओके, तो ड्यू टू इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम अचीव्ड बाय नॉट इंक्रीजिंग प्राइसेस, हाँ प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, ये बड़ी अच्छी बात लिखी है, सेलिंग प्राइस इन्होंने नहीं बढ़ाई, ठीक है, लेकिन सेल वॉल्यूम बढ़ा लिया। कैसे बढ़ा लिया भाई इन्होंने? वैसे तो नॉर्मली डिस्काउंट ऑफर करें तो सेल बढ़ती है, इन्होंने डेटर्स को उधार ज्यादा बढ़ाकर सेल बढ़ा ली। 2-4 बंदे रख लिए मूंछों वाले, क्या रिकवर कर लेंगे, जरा उधार के दिन ज्यादा कर दो, सेल बढ़ जाएगी ना, सेलिंग प्राइस कम हुई, ठीक है, और सेल भी बढ़ गई, ठीक है ना। तो अच्छी बात लिखी हुई है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, यार ये तो 35 यार, ये 8 है। अभी नहीं देखो तो क्या, अभी ना देखो इधर क्या, अभी ना देखो, अगर रिटर्न की बात हो रही है तो हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ठीक है, ये माशाल्लाह ये थोड़ा बढ़ा है, ये माशाल्लाह ज्यादा बढ़ा है। असल में बातें ऐसी हुई थी कि नीचे वो अदर इनकम भी आ रही है, फिक्स एसेट का बिकना, ये मैंने कहा था अदर इनकम में क्यों जाता है, कभी कभार होने वाला काम होता है ना, फिर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो ज़्यादा चीज़ें नेट प्रॉफिट को, बहरहाल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में चेंज क्या आना चाहिए? अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छा है वैसे मेरे ख्याल से, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न भी तो प्रॉफिट को ही कहते हैं, वो बढ़ना ही चाहिए था। चलो अब क्या आंसर आया जी, उन्होंने क्या निकाला हुआ है जी, 35 पॉइंट रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। अच्छा ये अगेन 35 पॉइंट, उसने क्या बोला था, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, तो ये कोई मसला नहीं है, हमने इसलिए याद ही ये नहीं किया था, हमने याद क्या रखा हुआ है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। और अगर सवाल खुद कह दे एक्सप्रेसली तो फिर ये बैग उठा लो, भैया आ गया तुम्हारा, घर नहीं गए तुम, एक दिन तो तुम्हें रोक ही लिया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, भाई ने तब्दीली आ गई है। अच्छा तो रिटर्न ऑन, अगर वो कह दे नॉन करंट एसेट्स पे रिटर्न निकालो तो भाई बैलेंस शीट के अंदर से
बैलेंस शीट के अंदर से सिर्फ ये वाले एसेट्स उठा लेना, फिर इनको इग्नोर कर देना। रेशो में जैसे कह दे, और अगर वो टोटल, अगर वो चुप होता ये टोटल एसेट्स कहता तो 1539 उठा लेते, ठीक है ना। अच्छा लो जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स बढ़ गया, क्या वजह है जी? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा वैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है और दूसरे तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि एक एसेट भी बिका है, वेयर हाउस, तो डिनोमिनेटर कम भी तो होगा, और एसेट में से माइनस होगा नहीं हुआ होगा। पिछले साल एक चीज़ एसेट पड़ी थी, इस दफ़ा नहीं पड़ी हुई, वेयर हाउस बेचा है हमने, और मेन वेयर हाउस बेचा है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बेची, ठीक है। तो 25 मिलियन का जिस पे गेन आया है, 25 मिलियन का तो गेन आ गया, तो कैश कितना आया होगा बुक में, तो अच्छी खासी अमाउंट निकली है। तो ये भी एक हिट है जो इसको लगी होगी पॉजिटिव वे में, क्योंकि न्यूमरेटर का कैश का कोई, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में कैश का क्या काम है? कैश का नाम भी नहीं लेना जी, प्रॉफिटेबिलिटी में कैश का कोई काम नहीं था, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी को तो हिट किया उस वेयर हाउस के गेन ने। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी पड़ी है, पहले से ही सेल बढ़ी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है, फिर ऊपर से ये पैसे जो आई अदर इनकम में डाल दिए हैं, फिर गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, फिर इंटरेस्ट भी, ये सारी चीज़ें तो ये कंट्रीब्यूट कर ही रही थी न्यूमरेटर को बढ़ाने में, दूसरी तरफ डिनोमिनेटर भी कम हुआ है। तो ये दोनों बातें लिखी जा सकती हैं। क्या कहते हैं जी हजरत एग्जामिनर? इंक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, डिस्पोजल ऑफ मेन वेयर हाउस, मतलब फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ये असर डालना, ठीक है ना। डिस्पोजल ऑफ मेन वेयर हाउस, जिसकी वजह से डिक्रीज हुआ फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ उन्होंने बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट नहीं, फिक्स्ड एसेट ही लिखा हुआ। ओहो इधर जाए, फिक्स्ड एसेट्स, बहरहाल आप जो भी लिख लेते, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और सही है। डिस्पोजल ऑफ मेन वेयर हाउस से क्या असर पड़ा है जी? इस रेशो पे डिक्रीज हो गए ना एसेट्स, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। डेटर टर्नओवर टाइम्स में गिवन है 7.3। जरा छोड़ो इसको, अभी छोड़ो, हमने रेशो बाद में निकालनी है, जहन पहले बनाओ, जहन बना के बताओ। हमने डेज ज्यादा किए, टर्नओवर तो कम होना चाहिए, यानी डेटर डेज बढ़ने हैं, लेकिन उसने डेटर डेज की बजाय डेटर टर्नओवर बोल दिया था, तो डेटर टर्नओवर कम होना है, ठीक है, कम होना है ना। नंबर ऑफ टाइम्स जो उन्होंने पे करना था वो अब कम पे करेंगे, तो 6.1। देखा हम ना कहते थे, आप एक दूसरे कह रहे होंगे पर्चे में, मैं ना कहता था 6.1 कर लो बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है, कम ही दिखाना है ना, 6.1 टाइम्स। अच्छा एक मज़े की बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं? आपने किसी तेज़ी में किसी वजह से गलती से ये बात जो निकाली 6.1, ये गलती से कैलकुलेशन कैसे जो है वो गलत निकल आई, ठीक है। लेकिन आगे कैलकुलेशन का एक नंबर अगर था या आधा, वो कट गया, आगे आपने डिसीजन सही कर लिया तो उसके अलग नंबर मिलेंगे। रीजंस ऑफ वेरिएशन में वेरिएशन का रीज़न सही लिख लिया तो, क्योंकि नंबर मैंने कहा था गलती पे, बेटा बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन डिसीजन करना एक कॉन्सेप्ट है। आपको कोई ऑटो पे तो ये नहीं लगे हुए आपके ये कम होगी तो ये चीज़ें फटाफट आपके दिमाग में आ जाती हैं। आप इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, आप कहते हैं एक डेटर टर्नओवर टाइम्स में कम हुआ है, मतलब डेटर्स अब आहिस्ता आहिस्ता पे करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो था जब आपने अप्लाई किया तो उसके नंबर मिल जाते हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, होना भी चाहिए। गलती पे गलती के नंबर नहीं कटा करते, ठीक है। तो दलेरी इज़ द की टू सक्सेस इन दिस पेपर। एंड बुज़दिल मतलब बकरी, बुज़ कहते हैं बकरी को, ठीक है ना। तो बुज़दिल जो होते हैं बकरी के दिल वाले, उनके लिए नहीं है, ठीक है, मुर्गी के दिल। ओके ओहो डेटा टर्नओवर कम हो गया है, क्यों? आपने टाइम ज़्यादा अलाउ कर दिया, ठीक है। तो बस ये एक ही होना है, ड्यू टू एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफर टू न्यू कस्टमर। और कोई चीज़ ऑब्वियस नज़र भी नहीं आ रही है खुद से, आप खुद से नहीं खींच खींच के ज़्यादा करने की कोशिश करनी। मैंने तो आपको पहले दिन से सिखाया, डराया ही इसी बात से है कि खींच खींच के जो आपने लंबी करने की बातें करनी है ना, उससे नंबर नहीं मिलने, बल्कि उससे नंबर ज़ाया हो जाने अगले। नेक्स्ट, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, ये भी कम हुआ होगा क्योंकि आप कैश परचेजेस कर रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। 28 डेज हो गया जी, लो जी दसो, ये डेज में उसने पीरियड डेज में दे दिया था। देखो ना सारा कुछ चेक कर रहा है क्या, जैसे टर्नओवर चेक कर लिया कि पता है बच्चे को नहीं कि टाइम्स में कम होने का मतलब दिन बड़े हैं, और उधर डेज भी बता दिए, तो आपको सब पता है आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर है, ये आप लोगों ने किया, खुद किया, मैंने तो नहीं कराया, ठीक है। तो क्रेडिटर डेज में कमी क्यों आई है? ये हमने डिस्काउंट लेने के लिए कैश पे परचेजेस किए हैं, यही रीज़न होनी है, कैश परचेज फ्रॉम मेजर सप्लायर टू अवेल डिस्काउंट। आगे क्या है? एसिड टेस्ट यानी क्विक रेशो,
अच्छा अब छोड़ो बाकी बातें, क्विक रेशो के बारे में वैसे सोचो। क्विक रेशो में एक तो क्रेडिटर्स कम हुए होंगे, क्विक एसेट्स होते हैं ओवर करंट लायबिलिटीज, तो क्रेडिटर्स क्या हुए? कम। डिनोमिनेटर कम होने से ये रेशो श्योर। अच्छा, दूसरी तरफ कैश भी बढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म वाली भी बढ़ रही हैं, जो थोड़े अरसे के लिए पैसे रखे हैं वो भी कैश की तरह से क्विक एसेट ही होंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, तो ये तो अगेन दो धारी तलवार है, एक तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, दूसरा डिनोमिनेटर कम भी हो रहा है जी, डेटर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको एसेट टेस्ट रेशियो को बढ़ना चाहिए, ये सोच के मैं आंसर की तरफ चाहती मारता हूँ। वो अच्छी खासी बढ़ गई है, लेकिन इतनी होनी भी नहीं चाहिए वैसे, बाय द वे 2.03 टाइम्स, क्योंकि एक्सेसिव। लेकिन उसने सिर्फ रीजन ऑफ वेरिएशन मांगी है, रिकमेंडेशन मांगता तो हम ये भी लिख देते, और अगर खामखा दिल कर रहा हो तो एक लाइन लिख सकते हैं, आइडियल रेशियो इज 2:1, पहले ही इन्वेस्टेड है, यानी सरप्लस कैश विल बी इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, मे बी इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, तो वो तो पहले ही बता रहे हैं कि इन्वेस्टेड है। शॉर्ट टर्म जो पैसे पड़े थे, प्रोसीड्स पड़े थे, वो तो इन्वेस्टेड है, तो फिर शायद ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सादा बात है कि आपके फंड जनरेट हुए हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रख दिए हैं, करंट एसेट्स बढ़ गए ना, और डिक्रीज हो गया है पेएबल्स, ठीक है। तो यही दो रीजंस थी जी। बोले बेटा, जब उसने वेरिएशंस का बोला तो क्या हम पहले ये बताने लग जाएंगे कि डेटर डेज बताता क्या है? टाइम ज़ाया करने वाली बात है ना, ठीक है। हाँ, अगर वो ये कहता कमेंट कर दो इन रेशियोज पे, इंटरप्रेट कर दो इन रेशियोज को, तो फिर था, ठीक है। मेरे ख्याल में अगर वो स्पेसिफिकली कह रहा है, देखें, कीपिंग इन व्यू प्रोवाइड रीजंस फॉर वेरिएशन, तो फिर वेरिएशन, फिर किस लिए वो तो अच्छा, वो ना होता तो आज ये करने के काबिल ना होते, क्योंकि हमें पता ना होता कि ये रेशियो बता क्या रही है। तो उसमें हमने ये देखा था, वो मैंने वो कॉन्सेप्ट दिया था, आपको समझाया था टॉपिक, यहाँ पे एप्लीकेशन चल रही है उसकी, ठीक है जी। एक अच्छा सवाल, कमर लिमिटेड हो गया था, ये तो बहुत आसान, ये तो यही था, यही तो है ये सवाल। ओह ओह, आज करना है। ऐसे सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं, और उनमें फाइटर्स निकल ही जाते हैं आधे पौधे नंबर लेके, ठीक है। देख लेते हैं, इसी को करना है अब यार। अब ये 10 को देख लेना, इसमें क्या है, 4 लिमिटेशंस हैं, देखते देखते ही आपके जहन में आ गई होनी है, देखते देखते ही आ गई होनी है आपके जहन में। इन्फ्लेशन गड़बड़ कर देती है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज गड़बड़ कर देती हैं, फिर विंडो ड्रेसिंग, भाई बार बार विंडो ड्रेसिंग, उस दिन से लगे हैं विंडो ड्रेसिंग भी लेके आने ही आना है इन्होंने, ठीक है। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ना हो तब भी गड़बड़ हो जाती है, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गलत हो तो फिर रेशियो एनालिसिस भी गलत हो जाता है। काफ़ी 4-5 तो आपने बोल ही लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा आसान सवाल था, अगेन कॉन्सेप्चुअली जो मजबूत है बच्चा, ठीक है। हाँ जी, ये भी बिल्कुल वैसा सवाल था जैसा 12 है। कंप्यूट फॉलोइंग रेशियोज फॉर 16 एंड 17, माशाल्लाह ये खुशी वाली अटेम्प्ट थी यार, सिर्फ कंप्यूटेशन के ज़्यादा नंबर आ जाए सही, आपकी खुशियां चेक करने वाली होती है पर्चे में, क्योंकि ये तो पक्के हैं ना यार, रट्टा ही तो हमें मारना आता है, समझे तुमने, सामने है कभी नहीं, ठीक है। तो 6 रेशियोज के 8 नंबर, लेकिन 6 नहीं है, टोटल 12 रेशियोज थे, ठीक है ना। तो कोई इसने कोई सवा नंबर की रेशियो रखी गई, या कोई एक आधी नंबर रेशियो मुश्किल होगी, उसका नंबर थोड़े से ज़्यादा रख दिए होंगे जैसे, ठीक है। तो 8 नंबर तो मुफ्त के, लेकिन साथ ही 4 नंबर है। अब ये ना थोड़ा सा उस तरह का काम है, जैसे आप बेटा कह रहे थे कि जो लिखवाया वो भी लिखेंगे, जब कमेंट करना होता है ना हमने, तो फिर रीज़न ऑफ वेरिएशन भी बतानी होती है, और साथ साथ थोड़ा सा हम ये जिक्र कर रहे होते हैं कि ये होती क्या है, तो तरीके से ही करना होता है ये काम, ठीक है, तरीके से लीके से। ये कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया उससे? अच्छा, कितने % आंसर करीब करीब था? 60। सारा सही नहीं होता, ऐसे कैसे कह रहे हो? 100% नहीं होता यार, ऐसे ना यार, फ्रॉड न लगाया करो मेरे से। अच्छा, ए पार्ट, ओके मैं बी की बात कर रहा हूँ। मैं ज़रा जल्दी से पढ़ता हूँ इसको, अगले 2 से 3 मिनट में बस इसको जितना पढ़ा गया, उसके बाद फिर हम चलते हैं जो काम करना है। यार ये AC चलवा दो भाई।
SKL deals in a single product following are summarized. यार चल जाए भाई, चल जाएगा। SKL deals in a single product following are summarized financial statements of SKL for the year ended 31 दिसंबर 17। फिक्स एसिड, करंट एसिड्स, वाह इन्हीं की बैलेंस शीट है। कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटी। चलो जी बैलेंस शीट खत्म। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। यूनिट सोल्ड पता नहीं बता रही, शरारत कर रहा है। यूनिट सोल्ड भी बता दी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो बिके हैं वो बढ़े हैं। अच्छा, और सेल्स भी बढ़ी हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ी हैं। जाहिर सी बात है, सेल बढ़े तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं तो ज़्यादा चीज़ें बेची हैं ना। जीपी बढ़ गया, जीपी बढ़ा है। अच्छा, अगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों बढ़ रहे हैं, स्टिल जीपी भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब शायद थोड़ा सा प्रॉफिट का एलिमेंट बढ़ाया है सही हमने। ठीक है भाई, चल जाएंगे भाई, चल जी। फिर सेलिंग एंड एडमिन को थोड़ा सा कंट्रोल किया, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई है। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है तो इधर लॉन्ग टर्म लोन भी बढ़ गया, ऐसी बात नहीं है। ऐसी चीज़ें ना खुद ब खुद नज़र आ रही होती हैं आपको, या आपको मतलब एकदम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हुए अब आप थोड़े थोड़े इस काबिल होने लग गए हैं। बाकी सफ़र तो अभी बहुत बड़ा है। ये तो आपने FAR 2 पढ़नी है, फिर आपने फाइनल पढ़ना है, फिर उसके अंदर MSA भी है, फाइनल एडवांस, फिर उसके बाद आर्टिकल्स भी हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे एनालिस्ट बनते चले जाएंगे। फिलहाल तो एक नज़र देखते ही आपको ये बातें अभी से पता लगने लग गई हैं FAR 1 के अंदर ही। ठीक है, यानी कैफ के पहले पर्चे में ईयर एंड है हमारा इस वक्त 17 वाला नहीं, ईयर एंड जो भी है वो मतलब वो भी बन चुकी है ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। हाँ, तो वो 17 वाला ही, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जनवरी 17, इस साल के पहले दिन सेलिंग प्राइसेस वर डिक्रीज्ड बाय 5% टू बूस्ट सेल वॉल्यूम। डिस्काउंट लगा दिया है सेल बढ़ाने के लिए, और नज़र भी आ रहा है सेल बढ़ी है, यूनिट्स बढ़ गए हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर 17 सप्लायर डिमांडेड प्राइस इंक्रीज ऑफ 4%। उन्होंने कहा अच्छा, हमने भी अपनी सप्लायर्स ने कहा हमने भी अपनी सेल बढ़ानी है, लेकिन उन्होंने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी। डिस्काउंट लगाने की बजाय उन्होंने सेलिंग प्राइस बढ़ा। दो तरीके होते हैं भाई, आप डिस्काउंट लगाएं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है वो जाहिर सी बात डिस्काउंट लगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। दूसरा होता है आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दें तो शायद क्वांटिटी कुछ कम हो जाए, और आप दोनों तरह के अप्रोचेज, दोनों तरह की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। इनको देखते हुए, हालात को, वाक़यात को और अपनी प्रेफरेंसेस को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में से कोई एक स्ट्रेटजी अपना सकती है सेल बढ़ाने की। नॉर्मली सेलिंग प्राइस कम करके बढ़ाते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ाने जो है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है मार्केट पे। बहरहाल ये हमने नहीं बढ़ाई, सेलिंग प्राइस हमारे सप्लायर ने बढ़ा दी, यानी हमारे लिए परचेज प्राइस बढ़ने जा रही है। SKL अड़ गया। However, both parties agreed to reduce the SKL ने कहा मैंने नहीं, रेजिस्टेड, अड़ गया। तो फिर सप्लायर ने कहा अच्छा फिर ठीक है, जो 3-3 महीने के डिस्काउंट, 3-3 महीने का उधार लेते हो ना, फिर ये बंद है, पैसे टाइम पे दो, ठीक है इसी पे लेते रहो। तो एग्री कर गए, तो ठीक है मैं पैसे टाइम पे दूंगा, मैंने महंगा नहीं खरीदना। ठीक हो गया। अच्छा, SKL हैड बीन रनिंग इट्स बिजनेस ऑन अ रेंटेड बिल्डिंग whose annual rent was 15 मिलियन, सालाना किराया 15 मिलियन था। बड़ी खूबसूरत एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर SKL परचेज दिस बिल्डिंग, वो जिसमें रहते थे, सुभान अल्लाह, परचेज कर ली दिस बिल्डिंग फॉर 200 मिलियन। रेंट तो बचेगा लेकिन अब डेप्रीसिएशन आएगी। देखो ना, दो ही बातें होती हैं, या तो बिल्डिंग आपकी अपनी ओनरशिप में है तो फिर उसका एक्सपेंस क्या होता है, जो खरीदा है वो तो कॉस्ट बना दी, तो फिर एक्सपेंस क्या होता है, डेप्रीसिएशन। और दूसरा होता है आपकी बिल्डिंग आपकी किराए पे है, तो ऐसी सूरत में डेप्रीसिएशन तो उसकी होगी जिसकी बिल्डिंग है, आपको फिर एक्सपेंस क्या होगा, आपका रेंट। तो 15 मिलियन का रेंट होता था, आपने वो बिल्डिंग ही खरीद ली 200 मिलियन की। ठीक है। फंड्स वर अरेंज पार्टली थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, तभी वो बैंक से कुछ लोन लिया हुआ है। ये लोन देखो एसेट तो अखीर बढ़ा है, ठीक है, एसेट वो नजर आ रहा है आपको कि जी यार ये कैसी बैलेंस शीट है, 200 रुपए का एसेट बढ़ा है तो ये 440 होना चाहिए था, ये चक्कर क्या है। तो यार कोई डेप्शन भी तो हुई होगी, बुक वैल्यू भी तो होती है, ठीक है। वैसे बाय द वे यूजफुल लाइफ जो 40 साल है, तो 200/40 करें तो
5 बनता है। तो बाकी भी तो एसेट पड़े थे, ये तो पहले से पढ़े थे। 200 वाला 5 रुपये डेप्रीशिएट होके 195 पे आ गया होगा, लेकिन ये 240 वाले भी तो डेप्रीशिएट हुए होंगे, ठीक है। तो हमें नहीं पता कितने हुए होंगे, कोई लाइफ कोई उनकी रेट वगैरह नहीं गिवन, मेथड नहीं गिवन, लेकिन ठीक है, ये सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये बात कर रहे हैं कि ये एसेट 200 का खरीदा है तो ये 440 होना चाहिए था। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डेप्रीसिएशन भी है, बस इतनी सी बात कर दो। डेप्रीसिएशन भी है, इसकी भी है जो नया लिया है और पहले वालों की भी है, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल ये पता लग गया कि ये एसेट जो बढ़े हैं और एट द सेम टाइम ये लोन जो बढ़ा है, ठीक है। लोन क्यों बढ़ा है? एसेट को ख़रीदने के पैसे इकट्ठे नहीं थे, कुछ बैंक से उधार ले लिया, ठीक है, तो उस वजह से। लेकिन पार्शली आपको नज़र आ रहा है 70 रुपये का लोन बढ़ा है और 200 की बिल्डिंग, यार कुछ कैश भी तो पड़ा होगा, यानी एट द सेम टाइम। अब ये बहुत सारी बातें ना यहाँ पे आपको आपके दिमाग में उसने डाल दी कि एसेट 200 का खरीदा है, पार्शली फाइनेंस किया बैंक लोन से, मतलब 70 रुपये, 60-70 रुपये, आधा भी नहीं उससे कम, ये हमने लॉन्ग टर्म लोन बैंक से लिया है। तो फिर बाकी पैसे कहाँ से दिए होंगे? इसका मतलब कैश भी कम होना चाहिए। लो अखीर नहीं हो गई, 200 से कैश 90 पे आ गए, तो जाहिर सी बात है और कामों के साथ साथ ये यहाँ पर भी यूज़ हुए ही होंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट मैच करे या ना करे इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। उसकी वजह क्या है? हो सकता है कुछ पेएबल भी पड़ा हो, अब वो पड़ा हो करंट लायबिलिटीज़ में, आपको जी वो कम हो गए, यार कम तो क्रेडिटर्स की वजह से भी हुए हैं, उसने उधार देना बंद कर दिया है, वो कह रहा है कैश पे लो, तो इसलिए बहुत सारी मल्टीपल रीजंस होती हैं। ये तो क्लोजिंग बैलेंसेस पड़े हैं ना, तो ये बातें ऑब्वियस नज़र आ रही हैं कि फिक्स एसेट हमने खरीदा है, लोन भी बढ़ा है लॉन्ग टर्म, जिसकी वजह से इंटरेस्ट भी बढ़ा होगा, एट द सेम टाइम कैश भी कम हुआ है क्योंकि सारा पैसा लोन वाला इस्तेमाल नहीं किया था फिक्स एसेट खरीदने के लिए, बल्कि कुछ कैश भी किया ही होगा। और एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हमें रेंट एक्सपेंस बच गया, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ भी तो गया, तो नेट में सेविंग तो 10 मिलियन की बन रही है। पहले 15 मिलियन किराया देते थे, अब 10 मिलियन बच गया क्योंकि 5 मिलियन डेप्शन का एक्सपेंस आ गया, एक्सपेंस डेप्शन का आ गया, 15 मिलियन का रेंट बच गया, तो नेट में तो 10 मिलियन की सेविंग हुई ना। ऐसे करके बैठो, समझ नहीं आ रही बात? नहीं समझ आ रही? आ रही तो फिर नहीं करूँगा बैठा है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, 75% ऑफ सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट इनकर्ड इन 16 वॉज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि वो ऑपरेटिंग लेवल के बढ़ने या कम होने से ये 75% सेल्स बढ़ी हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स सेल के बढ़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहा है 75% सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस वैसे ही फिक्स हैं, वो नहीं बदलते, ठीक है। तो इसका मतलब वो सेल के बढ़ने से ज़्यादा फ़र्क जो है वो सेलिंग एडमिन बनी आ सकता, हाँ कुछ एक आएगा जाहिर है, कुछ तो वेरिएबल पोर्शन भी है। फिर हो सकता है 16 के अंदर वो फिक्स्ड एक्सपेंस जिसको कह रहा है, रेंट भी तो फिक्स एक्सपेंस ही होता है, फिक्स कॉस्ट ही होती है, आप लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो वो भी तो बहरहाल चेंज हुआ ही है, तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो आया ही है। सेलिंग एडमिन बहरहाल कम हुए तो हैं, लेकिन मेनली इसका रीज़न जो नज़र आ रहा है वो क्या है? रेंट की सेविंग, नेट में 10 मिलियन हो जाना, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट शदीद बढ़ गई है, शदीद बढ़ गई है का मतलब क्या है? फाइनेंस कॉस्ट 5 रुपये से बढ़ गई है। इससे बेहतर नहीं है कि हम यूं करें 5/8 इंटू 100 जैसे कहते होते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में कितना बनता है? अखीर होगी वैसे 62.5% फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की 8 मिलियन थी ना, अभी 13 मिलियन हो गई है, तो पिछले साल की निस्बत 62% इसमें इंक्रीज है, थोड़ा इंक्रीज नहीं है। और भाईजान उधर लोन की भी तो खीर हो गई है, लोन के अंदर भी तो आपने देखे कितना इंक्रीज डाला है, लोन 70 मिलियन से बढ़ा है, तो आप देखो ज़रा 70/100, 70% तो ये भी बढ़ा पड़ा है, 70% लोन भी तो बढ़ गया एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, ओके, तो करीब करीब ही है वो भी बढ़ी जो, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें पढ़ने के बाद वो कहता है जी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कमेंट करो और लिक्विडिटी पे भी कमेंट करो। अब प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए हम क्या कहेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी अब निकालेंगे तो कमेंट करेंगे ना, पहले तो ये रेशियोज निकालें। कौन सा सवाल है ये? कहाँ है 7? ये आ गया।
जी निकालनी दोनों साल की रेशोज थी, खैर से निकाल ली थी जी हमने। अब कमेंट तो हमने करना है ना। 16 में जीपी रेशो 30% थी, 17 में 26 हो गई। अब आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ यूनिट्स तो बढ़ गए हैं लेकिन जीपी रेशो कम हो रही है। क्या वजह बनी? भाई सेलिंग प्राइस जो है ना, वो डिस्काउंट हमें मिला है कि दिया हमने। हाँ तो सेलिंग प्राइस कम की है ना। सेलिंग प्राइस कम करने से यूनिट्स तो बढ़ते ही हैं, लेकिन कभी कभी ये मामला हो रहा होता है कि अगर हम पहले 100 रुपये की चीज़ बेच के 30 रुपये कमा रहे तो हो सकता है अब हम 25 कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा लेते हैं, जीपी रेशो ज़ाहिर है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो एक मेन इम्पैक्ट है सेलिंग प्राइस के कम करने का जीपी के ऊपर पड़ता ही है, ये तो ऑब्वियस नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकती है। प्राइस ये वाली तो बढ़ने नहीं दी हमने, और ये रेंट शेंट तो सारे जीपी से नीचे आते हैं, बाकी सब बातें तो ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में तो फिर ये रीज़न तो बनती ही है। इंक्रीज़ इन सेल वॉल्यूम 5% डिक्रीज़ हुआ, जो कि इंक्रीज़ इन ग्रॉस प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इंक्रीज़ इन ग्रॉस प्रॉफिट कर रहा है। अच्छा सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट को वर्टिकल एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं, ये देख लो, ठीक है। वो कह रहे हैं जी इंक्रीज़ इन सेल वॉल्यूम ने वैसे जीपी को तो बढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन आपको जीपी रेशो के अंदर कमी क्यों नज़र आ रही है? एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ सेल भी तो बढ़ी ही होगी। वैसे ये मतलब समझ नहीं आ रही। नहीं, क्या हुआ? इनवर्स कैसे जाएगा? ये कहाँ लिखा होता है कैसे करना होता है? हाँ, हमने जीपी मार्जिन को कम किया, कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, वो ये कह रहा है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, मैं समझूँ नीचे क्या कह रहा है, मैं पढ़ी उसको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहा हूँ। मैंने कहा यार सारी रेशो ही हमारी पड़ी हुई जाए चली गई, कुएं में ही चली गई, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। वो भाई सही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है 30 से 26 पे, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि ग्रॉस और नेट प्रॉफिट अमाउंट्स जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं। मैंने कहा लो भाई सब तबाही होगी, जितने दिन रेशो पड़ी थी वो सारी गई, या फिर ये सवाल गलत है या हमने जो पढ़ा हुआ है वो गलत है, ठीक है। तो भाई जीपी रेशो कम ही हुई है, सामने नजर आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वो अमाउंट्स तो बढ़ी ही हैं। अमाउंट्स क्यों बढ़ी हैं कि आपने डिस्काउंट दिया है, तो उस वजह से आपकी वॉल्यूम, सेल के वॉल्यूम में इंक्रीज आया, ठीक है। अच्छा उसके बाद ग्रॉस और नेट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी कह दिया ना उसने, तो बड़ा सुकून हो गया है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपको पता है कि आपकी जीपी रेशो भी आती है, नेट प्रॉफिट रेशो भी आती है, और कौन सी है, रिटर्न ऑन एसेट भी है, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये चारों को आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा चलें, एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग ने सेविंग दी है 15 मिलियन रेंट की, लेकिन एट द सेम टाइम 5 मिलियन का, और फिर फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ी है, ठीक है। तो नेट में नेट नोट करके मेरे ख्याल में 5 भी आ गई है बात, ठीक है। अच्छा 75% सेलिंग एडमिन कॉस्ट आर फिक्स्ड, वो कह रहा है, इसलिए ये वॉल्यूम ऑफ सेल के बढ़ने कम होने से इस पे असर नहीं पड़ रहा कोई ख़ास, ठीक है ना। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है क्योंकि वो फिक्स्ड है, ज़्यादातर एक्सपेंसेस फिक्स हैं, का मतलब जितने मर्जी यूनिट्स, एक यूनिट भी ना बिके ये कॉस्ट पड़नी ही पड़नी थी, ठीक है। तो इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसी को तो कहते हैं कि यूनिट्स बढ़ा लें या कम कर लें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लेवल पे आप 100 यूनिट बनाएं, आप 1000 यूनिट बनाएं, आपने अपनी आपको इस तरह से अब मैनेज कर लिया है कि आपको इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मिल चुकी हुई हैं, ठीक है। लिक्विडिटी तो आसान होता है, नॉर्मली इसमें कोई मसला होता नहीं है। वैसे हमें नज़र आ रहा है कि लिक्विडिटी के हालात हमारे कुछ गड़बड़ी हुए होने हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारे क्रेडिटर ने टाइम देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ जो हमारे पास कैश बैलेंसेस पड़े थे, वो कैश बैलेंसेस हमने शायद बिल्डिंग खरीदने के अंदर भी इस्तेमाल कर लिए हैं। तो लिक्विडिटी के अंदर तो मसले मसाइल आए होंगे। लिक्विडिटी में करंट रेशो अगर देखें तो 2.5 से गिर के 1.8 आ गई है, ठीक है। आप साथ ही उसने डेट रेशो बता दी, वैसे लिक्विडिटी के अंदर डेट रेशो ना भी बताएं तो काम चल जाता है, लेकिन आप उसका जिक्र कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है। अच्छा तो क्योंकि उसने यहाँ पर
डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करवा दी थी, तो डेट इक्विटी और करंट दोनों को ही हम कर देते तो कोई हर्ज नहीं था। वरना अगर वो खामोश होता, उसने खुद ये रेलेवेंट रेशोज ना बताई होती, तो फिर हम सिर्फ लिक्विडिटी के अंदर करंट और क्विक भी करके काम चला लेते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डेट रेशो को भी देख लेते हैं। तो डिक्रीज इन करंट रेशो जो है वो किस वजह से है? कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग और प्रॉम्प्ट पेमेंट टू सप्लायर्स। फिर भी उन्होंने बात नहीं की वैसे डेट इक्विटी रेशो की, लेकिन आप अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन इतना सा जिक्र ही कर सकते हैं एट द सेम टाइम कि जी आपका लॉन्ग टर्म लोन भी बहरहाल बढ़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन लिक्विडिटी पोजीशन को नहीं छेड़ता, तो आपकी गियरिंग रेशो को और दूसरी तरफ इंटरेस्ट कवर को छेड़ रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ना आपने, अच्छा ये सवाल कैसा रहा, ये कैसा रहा साहब? पास पेपर 5 कैसा रहा? पास पेपर 4 आपने होमवर्क में करना है, 3 और 2 और रहने ही दें आप। 3, अच्छा 2 छोटा सा है, इसको कर लेने में कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से, तो रिवीजन ही है ना, इसको आप होमवर्क कर लें, आप लिख लें। ये क्या हो गया? अच्छा, उसके बाद 3 को फिलहाल रहने दें, देखता हूं मैं देना हुआ तो होमवर्क में। अच्छा 2 भी रहने दें, बहुत भी इसका लेवल छोड़ें, इधर आए 4 पे आए, बस ये कर लें। ओह, ये हो क्या रहा है? चलो ऐसे करके होमवर्क करना, सिर्फ 4 कर लो भाई। कौन कौन से? सिर्फ 4। चलें जी, अब आगे चलते हैं, आज का काम नया शुरू करते हैं अभी तो। जी बेटा, जी बोलें बोलें। अगर आप 17 के अंदर खड़े हैं तो 17 में एवरेज करेंगे, 16 में एवरेज नहीं कर सकते इसलिए नहीं करेंगे। बस आपने ऐसे ही करके डिसीजन ले लेने, कोई मसला ही नहीं, डिफरेंट नहीं आ सकता। मतलब टोटली डिफरेंट क्या? आंसर टोटली डिफरेंट आया सर, उसका आ रहा था 12.5, हमारा आ गया 11.5, तो डिफरेंट तो होना ही था ना। आपने डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज किया है, लेकिन इससे रिजल्ट बदल जाएंगे, ये नहीं हो सकता। आपने अपने उसूल पे कायम रहना है। ठीक है, दिखा दें मुझे वैसे क्या किया इन्होंने। लो दोवां पासे सोल्यूशन, ये क्या सोल्यूशन? केड़े सफेद सी, केड़े सफेद सी, ये 17 में भी उन्होंने एवरेज नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, आप करेंगे परचेज। ठीक है, जहां मुमकिन हो आपने एवरेज करना है, डिसीजंस नहीं बदलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपने अपने उसूल पे कायम रहना है। ये भी नहीं कहना आपने कि जी 17 में हो सकता है तो 16 में भी हो तो तभी हम 17 में भी करेंगे, ऐसा कोई उसूल है? ऐसा भी कोई उसूल नहीं है, जहां मुमकिन है वहां एवरेज करें, आप करेंगे। ठीक है, आप करिएगा। सर आप ज़्यादा टाइम लगवाना चाह रहे हैं हमसे? हाँ लगवाना चाह रहा हूँ, फिर अच्छा जी, अब क्या किया जाए? रेशो के अलावा भाई कह रहे हैं कुछ और करवाएं। अच्छा, एक सवाल के बाद एमसीक्यूज बाद में कर लेंगे, एमसीक्यूज कल कर लेंगे इसके, फिर कुछ और करेंगे अब, लेकिन फिलहाल फ्रेमवर्क में जो करने वाली चीजें वो कर ली है, वहां भी पढ़ने वाली चीजें ही हैं, फिर आप देख लो।
अच्छा बच्चों, पक्की पक्की छुट्टी करते हैं आपकी इंशाल्लाह जुमे या हफ्ते को। कोशिश यही है मेरी। बोल लें 1-2 मिनट, ये ना फिर आप कहीं बोलने नहीं दे रहा, लेकिन जब मैंने शुरू कर देनी बात फिर नहीं बोलने देना। कल जुमा है। अच्छा वो मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह जुमेरात को या जुमे को ही। टेक्स्ट तो पढ़ना ही है। सुने, अभी ऐसे ही चलाऊंगा मैं इस सवाल के बाद कि आपको परेशान नहीं होना, बस इस तरह से मैं इसलिए चलाऊंगा कि बोर ना हो। कभी कोई एक चीज़ इधर से पढ़ा दूंगा, कोई एक चीज़ इधर से, बस आपने नोट करते रहना है कि हमने नंबर 1 पे ये किया, नंबर 2 पे ये, इस तरह से, ठीक है ना। जैसे आपने अब लिखना शुरू कर दिया होगा, मुझे भी तो फिर हैंड आउट बनाने के लिए सफ़ा देना है ना। नंबर 1 पे आपने क्या डिस्कस किया था? पास पेपर 12, नंबर 2 पे पास पेपर 7, ऐसे अब लिखते रहें। पास पेपर 11 हम करने लगे हैं। अच्छा, बोर ना हो, इतनी सर रेशो ना करवाएं। एक बच्चा कह रहा है अभी सब कुछ आपने कहा कुछ और करवाएं, कौन था कुछ और करवा दे, इसीलिए रेशो को जल्दी जल्दी करा के तो मैंने काफ़ी दिन पहले छोड़ दिया था और फिर इसकी पिटाई कर रहे हैं, क्योंकि अब आप कंफर्टेबल हैं इस टॉपिक में माशाल्लाह। लेकिन एनपीओ की तरफ अभी मूव कर जाना है हमने। जरा आप थोड़े से शायद कंफर्टेबल नहीं हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट और हो जाए, मेरे सामने हो जाए, आज ही हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल तक वो भी कंफर्टेबल जोन में आ जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, बस ये सवाल के अंदर मैं आपको यूं करता हूं कि 2 पॉइंट्स पहले करवा दूंगा और बाकियों को मैं आप पे छोड़ूंगा, लेकिन तरतीब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। कुछ ऐसा कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले ना जी थोड़ा सा हमें कुछ ऐसे ही डाटा ज्यूम कर लेते हैं। हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जी। इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है सेल्स होती हैं 500, ज्यूम कर लें, ज्यूम कर रहा हूँ डाटा सारा। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस होती हैं, इसमें से लेट से 290 था। और अब ये ग्रॉस प्रॉफिट, आप ऐसी चीज़ें आप बताते जाएं, कुछ तो आप भी बताएं ना। अब सारा कुछ अगर मैं लिख लूँ अपनी मर्जी से, जीपी आप बता दें 210। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इकट्ठे ही मैं लिख रहा हूँ 110। कुछ तो आप भी बताएं अब। पूरे 100। अच्छा बेटा, अब ना क्लास शुरू हो गई है, आपको हर मिनट बाद ये याद कराना पड़ता है कि मैंने बोलने से मना किया हुआ है। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो मुझसे पढ़ाया नहीं जाएगा, हफ्ता क्या इतवार भी लगा दूंगा और अपलोड भी नहीं करूंगा। मर्जी है आपकी, बोल लें। अब ये होगा आपका मुजरिम अगर ये हुआ तो पहचान लो दोस्तों, इसको पहचान लो। ये होगा आपका दुश्मन अगर ये हुआ तो, ये होगा ये। ओह कश्ती बनाती है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे करके एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करता हूँ। इस जगह को खाली छोड़ते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही को प्लस माइनस करना होगा ना, यहाँ कर लेंगे। ऐसे ही ना कुछ चीज़ें आपको सिखानी है जिससे हमारे एमसीक्यूज़ भी हो जाया करेंगे और इस जैसे सवाल भी हो जाया करेंगे। बेसिकली मैं एमसीक्यूज़ और ये सवाल इकट्ठे ही करा रहा हूँ। कुछ एक एमसीक्यू जो टेक्निकल होते हैं, अगर ये शॉर्टकट आपको सिखाने के लिए आज आधा घंटा मैं नहीं लगाता ना, तो फिर आप लोगों के लिए मसला ये रहेगा कि हर रेशो के लिए आपको डाटा अज्यूम करके डिसीजन लेना पड़ा करेगा, क्योंकि उसने तो ऐसे लिख देना है एमसीक्यू में या सवाल में। मैं इसे ज़रा आपको ज़रा सवाल दिखाऊँ। वो कहता है जी पे बैलेंस ऑफ मेजर सप्लायर फ्रॉम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और नीचे लिखा हुआ है बताओ जीपी रेशो पे, नेट प्रॉफिट पे, करंट रेशो पे, स्टॉक टर्नओवर पे, रिटर्न ऑन नॉन करंट क्विक रेशो पे क्या असर होगा इस एक डिसीजन का। अब आप बैठे हो हर एक रेशो में डाटा अज्यूम कर करके, डाटा तो दिया नहीं हुआ, अज्यूम कर करके, तो उसके लिए शॉर्टकट बताना है। तो ये आधा घंटा आपकी ज़िंदगी आसान करने जा रहा है। रेशो का टॉपिक तैयार है, लेकिन ये काम तो नहीं ना आता। तो इस तरह के काम हमने सीखने अब इन 3 दिनों में, ठीक है। ओके, तो ये मैं एक डाटा ज्यूम करके बैलेंस शीट सी बना रहा हूँ, ठीक है जी।
बैलेंस शीट में आपको पता है नॉन करंट एसेट्स होते हैं। मैं एसेट्स की हेडिंग नहीं दे रहा, जगह ज़रा तंग है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तस्वीर में आ जाएं चीज़ें, ठीक है ना। नॉन करंट एसेट्स में PPE 175 रुपये के, उसके बाद करंट एसेट्स हैं। अब एक आइटम आ गया ना PPE नॉन करंट एसेट्स में, बस ठीक है। बाकी करंट एसेट्स में हमारे मशहूर ज़माना जो यूज़ होता है रेशोज़ में, मैं वो लिखूँगा। इन्वेंट्री 50 रुपये की कर लें, फिर डेटर 30 रुपये का कर लें, और कैश 95 रुपये का कर लें। कैश आज तो दूसरी क्लास भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि चलो आप वाला नोट किया हो उधर काम आएगा, वो बस इधर ही काम आ रहा है। आज घर से सोच के निकला था कितना काम ही नहीं है, आज क्या करवाऊँगा, लेकिन यहाँ लग रहा है कि शायद काम सोच के आ गया हूँ। अच्छा बताएं जी, करंट एसेट्स का अलग टोटल 175, और टोटल एसेट्स आ गए 350। ये डिब्बे बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं। ऊपर से एक चीज़ क्लिक की हो गई थी मुझसे गलती से, तो बस पता लग गया फिर। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की हेडिंग है, आपको पता है होती है। उसके बाद अगली हेडिंग होती है इक्विटी की। इक्विटी में बस इक्विटी रख लें, अलग से क्या शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, उनको हम अलग तो करते हैं ना। रेशो एनालिसिस है ना, रेशो एनालिसिस में मुझे इक्विटी चाहिए होती है शेयर होल्डर्स की, या फिर अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ जाऊं तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता है। तो इक्विटी को अलग से तो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जगह बचा रहा हूँ ज़रा, ठीक है। तो इक्विटी को इक्विटी रहने दो, 170 कर लो। और उसके बाद इक्विटी के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, इनमें एक लॉन्ग टर्म लोन कर लो 20 रुपये का लो। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ में अब जो है ना, ये बराबर करना है अब 350 के। एक लिख लो आज बैंक ओवरड्राफ्ट, वो ना एक सवाल में यूज़ होने वाली चीज़ है आज, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। कैश मेरा पॉजिटिव पड़ा है, लेकिन बैंक मेरा ओवरड्राफ्ट में चला गया। मेरा सवाल है, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 10 रुपये कर लो, और बस अब क्रेडिटर्स कर लो 150 ना कर लें, अब ख़त्म हो गया काम, ज़रा चेक कर लो। हाँ 150 आता है, देख लो। टच होएगा ना, ऐसे सेट होएगा, नहीं हुआ। अच्छा यार, करंट लायबिलिटीज में और को नॉर्मली इस तरह की चीज़ आती है जो मैंने ना लिखी हो। चलो अगर आ गई तो फिर मैं इस सवाल को उसी हिसाब से बदल लूँगा, ठीक है बच्चों। ओके अच्छा जी, टोटल बताओ इसका 160, और फिर टोटल ग्रैंड टोटल 350। यार तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो तुम लिख लो। चलें जी, शुरू करें आगे काम। यार इसको ना 50-50 रुपये कम कर लो। आप कौन सा नोट कर रहे हो, अच्छा है ना, साथ साथ क्यों नोट कर रहे हो, कोई वजह हो रही होगी। ये 45 करो, इसको तो अदर 300 कर लो। वह राउंड फिगर चाहिए मुझे नहीं पता। अच्छा ये कितना हो गया 125। आपको तो ये नोट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप फजूल में नोट कर रहे हैं। जो नोट करने वाली चीज़ें मैं खुद बताऊंगा नोट करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक चीज़ बना रहा हूँ
यार चुप करें, फजूल। आप लोगों को ये इसलिए सामने रख रहा हूँ एक चीज़ कि हर जगह सवाल में नहीं जा रहे होंगे किसी और सवाल में डाटा देखने के लिए। जो बात भी समझानी होगी ना, डायरेक्ट समझ नहीं आएगी, तो सामने एक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पड़ी होगी, तो चीज़ें वो मैक्सिमम लेने की कोशिश कर रहा हूँ और उस तरह से, ताकि आपका ये काम बन जाए। जी 100, 110 बैलेंस शीट भी राउंड होगी। चलो जी, अब सवाल शुरू करते हैं। मैं ना आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़रा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर ऐसे ही ज़रा ये रेशियोज निकाल लें। अच्छा, अगर निकालनी पड़ेंगी तो निकाल लेंगे। वैसे मेरा दिल था जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, करंट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, नॉन करंट और क्विक रेशो ये निकाल लेते, लेकिन अब जो ज़रूरत पड़ेगी वही निकालेंगे। ठीक है, अब हम आज उसूल लिखते हैं कुछ। सबसे पहला असूल जो आपने ही मुझे बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर न्यूमरेटर में इंक्रीज आए या डिनोमिनेटर में डिक्रीज आए तो ये वजूहात क्या करती हैं जी, रेशो को बढ़ा देती हैं। ठीक है, रेशो के अंदर चूँकि एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है। तो मैं आज रूल 1 क्या बना रहा हूँ, सबसे पहला रूल, हाँ एंड पे देखना, देखो गोल दायरा कैसा ज़बरदस्त बना, ये देखो। और सारा सेशन गुजर गया। अच्छा सुने, लेकिन इसका वो मज़ा नहीं है, जो इसका मज़ा होता है ना, ये तो आप मानोगे हैं। अच्छा चलो, मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा फ्रेश कर लें, ब्रेक का टाइम हो गया था, करीब है ना, अभी आपकी पहली क्लास ख़त्म होने वाली है ना। अच्छा नहीं, आज कौन सी चाय? अच्छा अब कल कर लेना। अभी मैं कल ना पहले से तैयारी करके रखूंगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चाय जब उनको कहनी है ना तो आते आते ये क्लास का टाइम भी निकल जाना है। और 2 घंटे, चलो मुझे सवाल कराएं तो फिर सोचता हूँ मैं। वैसे सुबह की क्लास में कौन सी चाय होती है? आज की शाम आपके नाम होती है, आज की सुबह आपके नाम ही होती है, शाम की क्लास आपके नाम होती है। अच्छा चलो, लेट मी सोच। न्यूमरेटर, बेटा तुम मेरे लिए ना आओ। न्यूमरेटर बेटा प्लीज, चलो जरा जरा जल्दी से जरा इसको देख लें, फिर कर लेते हैं यार, कोई मसला नहीं। कल 2 पी लेना यार, की हो गया ये, कल एक जूस और एक चाय मिक्स करके पी लेना। अच्छा पढ़नाने दो मुझे, इस वक्त ना छेड़ो। न्यूमरेटर कम होगा तो रेशो, न्यूमरेटर कम होगा तो रेशो, सादा बात है भाई, कम होगी, मैं प्रूव कर देता हूं अभी आपको। ओके, उसके बाद अगर न्यूमरेटर बढ़ जाएगा तो रेशो भी बढ़ जाएगी। बड़ी सादा सी बात है, लेकिन ये सादा अभी तिलों वाली बनेगी ना जब, तो रेशो भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ओके। अच्छा बच्चों, अगर डिनोमिनेटर की बात करें, ये सिंपल रूल है, बिल्कुल सिंपल, लेकिन अभी इसी से हम निकालेंगे मुश्किल वाला रूल भी। ठीक है, सेकंड रूल, और गुस्सा कर गया ये। सेकंड रूल, डिनोमिनेटर के बारे में बताओ। ये पता होता है? पता है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? जो फ्रैक्शन के ऊपर, बटे के ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, बटे के नीचे वाले को। बेटा फिर बोले ना जाया करें बाद में। डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो रेशो बढ़ेगी, ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ा लेंगे आप तो रेशो कम हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल से रूल्स थे। ठीक है जी, हाँ जी, अब तिलों वाले शुरू करते हैं। अच्छा मेरा सवाल है आपसे, रूल मैं बाद में यहाँ पे लिखूंगा। मेरा सवाल है आपसे, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज आए और वो चेंज सेम अमाउंट से हो,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कायम रहना इस बात पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से करंट रेशो निकालता हूँ। करंट रेशो होती है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, 125 और 110, 125 और 110 कितना आया? 1.1, 3 भी कर लो। अब आप ये कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चेंज आए, ठीक है, मैं बढ़ाने वाली बात कर लेता हूँ। न्यूमरेटर बढ़ा दो 30 से और डिनोमिनेटर भी बढ़ा दो 30 से, रेशो बताओ। 1.11 हो गया। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ हमारे साथ। एक और उसूल, अच्छा ये तो हो गया ना हमारे सवाल वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे, अब मैंने ऊपर न्यूमरेटर को ज़रा कम रखना था ना, ठीक है। 50 मेरे करंट एसेट्स थे, 70 की मेरी करंट लायबिलिटी थी। बताइए 0.71, ज़ीरो चेक किया है? अच्छा, सेम अमाउंट से इनको बढ़ाना है, कोई सेम 30 ही रख लो, 50 रख लो, जो भी रख, 30 रख लो जी, 30 ही रख लो। लो बोलो, बताओ। 0.8 अजीब ड्रामेबाजी है। कुछ समझ में आ रहा है किस थोड़ा सा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले बात तो सादा थी, न्यूमरेटर में सिर्फ चेंज आता, डिनोमिनेटर में ना आता, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, ये तो न्यूमरेटर का बढ़ना रेशो को बढ़ाएगा, कम होना रेशो को कम करेगा, ये सिंपल था। डिनोमिनेटर में चेंज आए, न्यूमरेटर में ना आए, तो हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर का बढ़ना रेशो को कम करेगा और डिनोमिनेटर का कम होना रेशो को बढ़ाएगा, ये तो सिंपल था। अच्छा, इवन डिफरेंट अमाउंट से भी चेंज होना जो है बेटा, वो भी इसी रूल में गिर जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी 125 है और 100 है, और न्यूमरेटर में चेंज आया 30 और डिनोमिनेटर में चेंज आया 20, तो ये तो वही बात हो गई ना कि नेट में ज़्यादा किस में चेंज आया। तो फिर मैं यही कहूँगा न्यूमरेटर बढ़ गया वाला रूल, वो तो सिंपल हो जाता है ना, ठीक है। मसला तो यहाँ पर जाकर आता है कि जब न्यूमरेटर, और ये बात समझ आई जो मैंने अभी की है। एक ऑप्शन ज़रा देख लें, 100 और 80, ये मेरी जी रेशो थी, लेट से करंट रेशो, ज़रा सिंपल है ना लिखना, परसेंटेज नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है। 100/80 मेरी करंट रेशो थी। मैंने कहा न्यूमरेटर में चेंज आया, बढ़ गया, डिनोमिनेटर में कोई नहीं आया, तो ये क्या करेगा, रेशो को बढ़ा देगा। न्यूमरेटर में कमी आई, डिनोमिनेटर में नहीं आई, तो ये रेशो को कम करेगा। रूल 2, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेशो कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर कम हो गया तो रेशो भी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये तो होगी बात। अब हमने कहा ये तो था एक चीज़ चेंज हो दूसरी ना हो। अब हम अगली तरफ चलते हैं। अगली तरफ क्या है, दोनों में चेंज आए और बराबर ना हो, तब भी ये रूल बन जाना है। कैसे, न्यूमरेटर में चेंज आया 30 का, डिनोमिनेटर में चेंज आया 10 का, तो ज़्यादा चेंज कहाँ आया? तो मैं यही कह सकता हूँ कि न्यूमरेटर में 20 का चेंज आया, नेट कर लूँ तो न्यूमरेटर में 20 का, तो फिर वही हो गया, न्यूमरेटर बढ़ गया तो रेशो बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं ऐसे कह देता हूँ जी, न्यूमरेटर में 10 रुपये का चेंज आया, डिनोमिनेटर में 50 रुपये का चेंज आया, तो मैं क्या कहूँगा, नेट में डिनोमिनेटर, तो ये रूल बन जाएगा ना। इसलिए ये तो सिंपल काम था, मसला सिर्फ यहीं पे जाके आना है कि जब पहली बात दोनों में चेंज हो और दूसरी बात सेम अमाउंट से हो, यहां जाके आप फंसते हैं। बाकी आसान था, ठीक है, लेकिन यहां पे आके मेरे ख्याल में वो लिखा रहने देना चाहिए था। ऑप्शन 1, न्यूमरेटर में चेंज आया, डिनोमिनेटर में नहीं आया, ठीक है। ये एक एग्जांपल बना दी मैंने इस पहले केस की, ठीक है। अच्छा, दूसरा, न्यूमरेटर में चेंज नहीं आया, डिनोमिनेटर में चेंज आ गया, ये दूसरे केस की एग्जांपल। मैं इसकी एक और एग्जांपल भी बना लेता हूँ, ऐसे भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में जो चेंज आया है
वो डिनोमिनेटर के चेंज से ज़्यादा है, तो ये भी मैं यही कहूँगा न्यूमरेटर में चेंज आ गया। मैं इसको भी ऐसे ही कह लेता हूँ जी कि एग्जाम्पल ले ली ना, न्यूमरेटर में भी चेंज आया है 15 का, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंज आया है 35 का, तो ये भी कहना इसी तरह, मतलब यही बनता है ना, ये लिखा होना सही है, तस्वीर बनाओगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ले ली, तो जो मर्जी हो जाए, अगर अकेला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, 1 मिनट में आप बता दोगे बगैर कोई कैलकुलेशन किए रेशो बढ़ रही है या कम हो रही है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंट अमाउंट से चेंज है, 1 मिनट में बता दोगे कि जी रेशो कम हो रही है बढ़ रही है, लेकिन यहां जाके आप फंस जाओगे। अब पहला जवाब 90% बच्चों ने क्या दिया, जब मैंने कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर चेंज जो है वो सेम हो तो रेशो पे क्या असर पड़ेगा, तो 90% बच्चों ने क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। हालांकि ऐसा था नहीं, ठीक है ना। अब वही चेक करने के लिए मैंने आपको दो सिचुएशन में डाला। मैंने कहा जी पहले इसको देखो, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, मैंने सोचा ये मेरी करंट रेशियो है, ठीक है ना, ये एक डाटा ले लिया, एग्जांपल ली, ठीक है। करंट एसेट्स कम थे, करंट लायबिलिटी ज़्यादा थी, तो 0.71 ये मेरी करंट रेशियो थी। मैंने बढ़ाया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम अमाउंट से बढ़ाया, तो रेशियो बढ़ गई। अगली बात, दूसरी एग्जांपल, करंट रेशियो में ऑलरेडी जो मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटीज थे उनसे मेरी रेशियो आ रही थी 1.13। मैंने सेम अमाउंट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो रेशियो कम हो गई। अब इसके पीछे क्या साइंस है, एक तो ये पता लगा कि अगर सेम अमाउंट से भी रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज आए, सेम अमाउंट से भी आए, तब भी रेशियो बदलती है। अब इसका भी एक रूल बनाना है, क्योंकि इतनी चीज़ें ऐसे डाटा अज्यूम कर करके हर रेशो में देखना तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दो तो सादा रूल लिख लिए, तो दो स्पाइसी भी लिख लें। अब आपने देखना है कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ कमी वाली साइड को सिर्फ सामने रखना है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर है, अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इंक्रीज। डिनोमिनेटर इंक्रीज हो तो रेशो कम होती है, प्रूव्ड। इधर आए, दोनों में से कम क्या है, ये शॉर्टकट है भाई, शॉर्टकट है, ये मैं लिखवा दूंगा ताकि जान छूटे। और अगर जिसको ये पसंद नहीं है उसके सामने जो भी रेशो आए वो बैठे एक डाटा अज्यूम करे, पहले एक रेशो निकाले, फिर अज्यूम करके उसको चेंज करे और फिर उसका आंसर दे ले। आंसर तो उसका भी वही आना है, और ठीक है ना, वो करके भी दिखा दूंगा एक आधा, ताकि आपको पता लगे कि वो कितना लेंथी काम है और ये कितना शॉर्ट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कौन सा छोटा है, इसको छुपा लिया, ठीक है। अब बताओ न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, तो सिंपल रूल बन गया कि न्यूमरेटर को इंक्रीज करने से रेशो बढ़ जाती है, देखो बढ़ गई है, तो शॉर्टकट बन गया। अब जो मर्जी करते रहो आप, इतने डाटा अज्यूम करोगे, उससे बेहतर है कि ये रूल जहन में रख लो, ठीक है। तो रूल नंबर 3 जो मैं लिखने लगा हूं, यार अंग्रेजी में मैं घर से लिख के लाया हूं, वैसे अपने मोबाइल में मैंने लिखा हुआ है, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज विद सेम अमाउंट इट विल इंक्रीज लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन मोर। मुझे ये नहीं पसंद आया, मैं ना उर्दू में लिखने लगा हूं अब इसको, ठीक है। वो बहुत अंग्रेजी समझने में मसला हो जाए, कौमी जबान पे वापस आते हैं। अगर दोनों ही चेंज हो, अगर दोनों ही चेंज हो, पहली बात, अगर दोनों ही चेंज हो और डिफरेंट अमाउंट से हो, तो वो तो हमने यहीं पे फिट कर दिया था। मसला किस में आया हमें, हाँ, अगर दोनों ही चेंज हो और सेम अमाउंट से हो, दोनों का मतलब पता है, मैं और आप नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर दोनों ही चेंज हो और सेम अमाउंट से हो, तो दोनों में से कम वाले को पकड़ेंगे हम, और उसके चेंज से
सिंपल रूल लगा लेंगे, उसके चेंज से रेशो चेंज देख लेंगे, ठीक है, उसके चेंज से रेशो पर चेंज देख लेंगे। आपको ये उर्दू मुश्किल लगे शायद, लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ के बताता हूँ, अगर वो ऑप्शन लेना है तो ले लें। घर से जो मैं लिख के लाया हूँ वो क्या था, 1 मिनट आपके लिए। ये जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है ना, इसकी वजह मैंने 3 और 4 लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा जी, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज विद सेम अमाउंट इट विल इंक्रीज लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन मोर। और चौथा पॉइंट, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज विद सेम अमाउंट इट विल डिक्रीज लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन। उससे बेहतर ये है या वही 2 लिखवा दूं? ये बहुत आसान है, वो तुम बाद में मिलना, तुम्हें लिखवा दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। ओके, अब सुनो, इंक्रीज आपने देख लिया ना, डिक्रीज के लिए भी यही रूल बनना है। ये एग्जाम्पल्स हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं छोटी छोटी, ठीक है ना, इस तरफ एग्जाम्पल्स चल रही हैं। चलो 125 और 10 ही लेता हूं मैं, 125 बटा 110, हम बढ़ा ही रहे हैं, कम करने की बात नहीं की। चलो कम करके देखते हैं, सेम अमाउंट से कमी। अगेन रूल क्या करो, लोअर को पकड़ लो। डिनोमिनेटर में क्या हो रही है, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो बढ़ती है। ओके, ये तो हमने शॉर्टकट लगाया, लेट्स प्रूव, लेट अस प्रूव। करंट रेशो ही है, ऐसे सामने करंट रेशो पड़ी है, बस मैंने वही लगानी शुरू कर दी, ठीक है ना। करंट रेशो पहले कितनी थी, 1.19, 1.13, अच्छा, और जो हमने ये डिक्रीज किया, अब ये पूरा आपने 125 में से 30 माइनस करके 95 निकाला, 110 में से 30 माइनस करके 80 निकाला, और आंसर निकाल रहे हैं जो पहले शॉर्टकट से देख लिए। कितना आता है, 1.2 कर लूं, जरा ऐसे नजर आ जाता दूर से ही। लो भाई, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने क्या रूल बनाया, छुपा लो हायर को, लोअर को देखो, लोअर डिनोमिनेटर है, कमी है, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो बढ़ती है, उस रूल पे पहुंचे। तो इतना डाटा ज्यूम करके जो पहुंचे, उससे बेहतर है जबानी, ये दिमाग में सोचा करेंगे, दिमाग में सोचेंगे कि जी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम आ रहा है, दोनों में से कम कौन सा है, डिनोमिनेटर, बस डिनोमिनेटर में कमी, रेशो बढ़ गई, ऐसे सोचना है, ठीक है। अब आपके सामने करंट एसेट करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में पड़े हैं, या उसने डाटा दिया हुआ है, एमसीक्यू पूछा हुआ है, बताओ जी ये हुआ है, इससे रेशो में क्या चेंज आएगा। आपने देखा ये बराबर है यार, ये तो चेंज तो बराबर है। आपने कहा देखो जरा करंट एसेट करंट लायबिलिटी में से लोअर कौन सा है, करंट एसेट लोअर है, चलो उसको पकड़ लो। इंक्रीज इन करंट एसेट है, न्यूमरेटर बढ़ा है, रेशो बढ़ेगी, या डिक्रीज इन लायबिलिटी है, जिस तरह से जो लोअर हो उसको पकड़ो और उस पर सिंपल वाला रूल लगा दो, ठीक है। तो आजमा लेते हैं, कुछ और आजमाना है। ये वाला सेम 50 था और 70 था, ठीक है जी। अब इसमें इंक्रीज कर लें, नहीं हम डिक्रीज ही कर रहे थे, सॉरी, डिक्रीज करें 30 और डिक्रीज करें 30, ठीक है। अब पुरानी रेशो पहले निकालें, पहले शॉर्टकट, जो लोअर कौन सा है, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, तो रेशो क्या होगी, कम। आजमाइश शर्त है, 50/70 क्या करंट रेशो आती है, 0.7, और 50 में से 30 माइनस करो 20 हो गया, 70 में 30 माइनस करो 40 हो गया। सुभान अल्लाह, यही कहा, न्यूमरेटर लोअर, न्यूमरेटर में डिक्रीज, तो रेशो डिक्रीज होगी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये सारी बातें ना ऐसे ही फजूल में लिखी, असल में तो सिर्फ इतनी सी बात है, असल में तो सिर्फ ये है, ये तो सिंपल है ना, इसी ने बचाया है। न्यूमरेटर कम हो तो रेशो कम होती है, न्यूमरेटर बढ़े तो रेशो बढ़ती है, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो बढ़ती है, डिनोमिनेटर बढ़े तो ये इनवर्स। अब इसमें अगर ये सिचुएशंस हैं कि सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ा या कम हुआ, सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ा या कम हुआ, तो उसमें तो मसला था ही कोई नहीं। डिफरेंट अमाउंट से भी हो तब भी रूल उसी तरफ चला जाता है सुकून से, क्योंकि जो ज्यादा होगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे नेट करके। मसला सिर्फ कहां पे आएगा, अगर दोनों ही चेंज हो और दोनों ही सेम अमाउंट से चेंज हो, तो फिर क्या उसूल है लोअर वाले को, अगर दोनों ही चेंज हो और सेम अमाउंट से हो, तो हम दोनों में से कम वाले को पकड़ लेंगे और उसके चेंज से रेशो का चेंज देख लेंगे।
वो अंग्रेजियाँ छोड़ो, उसमें तो मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या लिख लाया हूँ। पर रात को जो लिखा गया वो लिख लिया, लेकिन अभी आपके लिए ये उर्दू, ठीक है, ऊपर वाले भी उर्दू में कर सकते हो, लेकिन अब सही है वो ऐसे, ठीक है। चले सवाल की तरफ आते हैं। सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। यार करंट एसेट कम होंगे या ज़्यादा होंगे? सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई कब करते हैं हम? मैंने कहा सवाल देख लें कि ये क्या कह रहे हैं हम। देखो ना, हम ये कहते हैं कि हमने, प्लीज, कि हमने एक लोन लिया, 1 घंटा 15 मिनट हो गए, कितना हुआ है? कोई बात नहीं, ये चलने दें, इसका एंड होने दें, ठीक है। मैंने ये कहा कि सवाल ने लिखा हुआ है हमने एक लोन लिया और अपना, हमने लोन भी नहीं लिया, हमने क्रेडिटर को कैश पे कर दिया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कैश कम करना है, क्रेडिटर कम करना है, तो 2 टाइम्स का मतलब डबल हो गया, तो प्लस कर लो यार। तुम क्यों इंक्रीज इन 2 टाइम्स कर रहे हो? इंक्रीज डिक्रीज ही होना है, जो मर्जी सोच लो बेटा। लोन इंक्रीज हो गया 2 टाइम्स का मतलब पहले 100 था अब 200 हो गया, तो प्लस ही हुआ ना। सोचो, जो चीज सिंपल है वो सिंपल ही है। एसेट ने बढ़ना है, न्यूमरेटर ने बढ़ना है या कम होना है, डिनोमिनेटर ने बढ़ना है या कम होना है। अब वो फिगर बता के बोले, वो टाइम्स में बोले, वो जैसे मर्जी बोले, होना यही है, ठीक है। वो थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ के देख लेना ना, वो कैसे बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ठीक है। चलो जी, इसको इजी नहीं लेना था इस बात को, इस बात के पीछे ये सवाल था। और सिर्फ ये सवाल नहीं है बच्चों, असल में तो इस सवाल के साथ साथ ही आपके बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। तो पढ़ें जरा, सवाल को जरा पढ़ना शुरू करें। जी बच्चों, एपीवैक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। हद हो गई यार, मेजर्स टेक करने लग गए हमारी मुसीबत के लिए। जी भाई, ब्रेक करते हैं सवाल के बाद। एपीवैक लिमिटेड इज कंसिडरिंग to take some of the following measures during the last week of the year ending 31 मार्च 21 in। अच्छा जाने दें बेटा, रास्ता दे दें इनको, सारे इधर सारे इधर आते थे, आजो 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 आजो। अच्छा जी, आप लोग तो इधर रखें मेरी तरफ। एपीवैक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग measures during the last week of the year ending 31 मार्च 21 in order to show better financial performance। मैं सिर्फ एक करवाता हूँ, उसके बाद ब्रेक कर लेते हैं, तो भी इतना ख़राब होने लग गया ना, सारे लिए मुझे पता है, बाकियों की भी वैसे ही, बाकी कह रहे हैं देखा देखा हम कह रहे थे ब्रेक दें, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। मसला यह है कि ब्रेक का मतलब है कि आगे फिर वो सैटरडे संडे वो उतर जा रही है बात। तुम अगली क्लास में नहीं बैठे नजर आ रहे मुझे, मैं बता रहा हूं। अच्छा जी, क्या किया इन्होंने? पे किया है बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल्ड 5% डिस्काउंट। मैं इसकी एंट्री बनाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पे 100 रुपया,
मेरा एक उधार था, मेरे पास पैसे नहीं पड़े थे, ठीक है, मैंने उधार पे करना था 100 रुपये का, क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिटर हो गया डेबिट 100, और एक बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया मैंने, वो क्रेडिट हो गया 95। इंपॉर्टेंट थिंग वाज 95। बाकी 5 कहाँ गया पता नहीं। अब मैंने बुक में ये सोल्यूशन बदला है या नहीं बदला मुझे याद नहीं, लेकिन ये सोल्यूशन यही वाला लेना है जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि अब ज़िंदगी बदल चुकी है। अकाउंटेंट्स ने इसको परचेज में हिट करना शुरू कर दिया हुआ है, ना कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। ओके, तो परचेजेस कम हो रही हैं। ओके, अच्छा, अब ये एंट्री बनती थी, तो इस स्टेप से हमारी 3 चीज़ें हिट हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ परचेज, जिसको पहले हम अदर इनकम कह के हम डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम कहते थे, अब वो परचेज में ही हिट हो जाता है। पहले एक इनकम बढ़ती थी, अब एक एक्सपेंस कम हो जाता है, बात तो एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, एक तो हमारी परचेज कम हो रही है, जिसका असर कॉस्ट ऑफ सेल पे पड़ेगा और जीपी पे पड़ेगा। परचेज कम हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हुई, कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई तो जीपी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ हमारी एक करंट लायबिलिटी कम हो रही है और एक करंट लायबिलिटी एट द सेम टाइम बढ़ भी रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये देखो, इसलिए ये बैलेंस शीट बनाई थी। चलो परचेज की बात तो देखेंगे बाद में, फिलहाल नज़र क्या क्या आ रहा है। ग्रॉस मार्जिन रेशियो भी देखनी है हमने, नेट भी देखनी है हमने, करंट रेशियो भी देखनी है, स्टॉक टर्नओवर भी, रिटर्न ऑन नॉन करंट और क्विक रेशियो। इसीलिए मैंने ये बैलेंस शीट बनाई है आपके सामने कि जब भी ऐसी कोई बात होगी हम यहाँ पे आके इन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देख लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको एंड में बताऊंगा जो शॉर्टकट बताया था वो काम कर रहा है, पर अभी आप समझ रहे हैं। चलो पहला पार्ट में चलो समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ये कह रहे हैं कि हमारा बैंक ओडी बढ़ा है 95 से, जबकि हमारा इत्तेफाक से 100 ही आ गया। चलो हमारा क्रेडिटर कम हो गया 100 से, ठीक है। अब मुझे बताओ नेट में मेरे करंट लायबिलिटीज़ पे क्या असर पड़ा। नेट में मेरे करंट लायबिलिटीज़ 200 कितने पे चले गए, सॉरी 100 कम हो गया ना, तो 95 जमा 10 कितना होता है 105, यानी कि 105 से मेरी करंट लायबिलिटीज़ टोटल आ गई। करंट लायबिलिटीज़ 5 रुपये से कम हुई हैं, करंट लायबिलिटीज़ 5 रुपये से कम हुई हैं, मानते हो ये बात। अच्छा, करंट एसेट्स पे कोई फ़र्क पड़ा है? करंट एसेट्स पे कोई फ़र्क पड़ा है? पहले अगर करंट रेशो थी मेरी, बात समझ गए हो, आगे परचेजेस पे पड़ा है ना बेटा, परचेजेस बैलेंस शीट में नहीं ना आ रही, उसकी बात बाद में करेंगे। मैं करंट रेशो की तरफ चला गया डायरेक्ट, क्योंकि मैं करंट रेशो करता आया हूं ना। मैंने कहा चलो ये जरा आसान है, ये जरा समझा लूँ जरा फटाफट, ठीक है। देखो, पूरी बात करने से पहले शॉर्टकट लगा लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं, फिर प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। मुझे बताओ इस स्टेप से मैं करंट रेशो को इस वक्त टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। इस स्टेप से मेरे करंट एसेट्स पे क्या असर पड़ा है? कोई असर नहीं। मैंने अपने कैश से ये पे नहीं किया, लोन लेकर पे किया, तो एक लोन बढ़ गया कैश और एक लोन कम हो गया। लेकिन बीच में ना ये फनकारी भी थी, डिस्काउंट वाली। डिस्काउंट मिल गया, 100 वाला उधार जो था वो 95 देके जान छूट गई, ठीक है ना। तो नेट में देखा जाए तो मेरे करंट लायबिलिटीज में 5 का इंक्रीज आया है, जबकि करंट एसेट्स में कोई डिक्रीज आया, सॉरी, और करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं है। ये तो सिंपल हो गया, ये तो सेम अमाउंट वाला चक्कर भी नहीं है। न्यूमिरेटर में चेंज है कि डिनोमिनेटर में? करंट रेशो न्यूमिरेटर में चेंज है कि डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में इंक्रीज आ रहा है कि डिक्रीज आ रहा है? डिनोमिनेटर में डिक्रीज आएगा तो रेशो बढ़ेगी, रेशो बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी बात कर रहा था ना, यहाँ पे इंक्रीज लिख लिया, इंक्रीज। अब जरा प्रूफ भी कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, लेकिन पर्चे के लिए तो आपके लिए मैंने ये ज़्यादा पौना घंटा लगाया है। पहले बात पूरी कर लेते हैं। पहले करंट रेशो कितनी थी? प्रीवियसली करंट रेशो थी, प्रीवियस करंट रेशो आपको पता है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज से निकलती है। प्रीवियस थी 125, मैंने ऊपर टोटल किया इसलिए ताकि बार बार टोटल ना करना पड़े। 125 और 110 कितनी थी जी रेशो? 1.14।
आपने ये डिसीजन लिया जिस वजह से करंट एसेट्स में तो कोई चेंज नहीं आया, करंट लायबिलिटीज हो गई 105, तो बताओ 1.19। अब इसको मैं 1.1 करके इसको 1.2 कर दूं, जरा दूर से नजर आ जाए जी, बढ़ी है, यही तो हम लिख के आए हैं। तो इस मुसीबत से बचाया आपको कि आपको ये सारा डाटा अज्यूम डाटा है, ये अज्यूम डाटा है, मतलब अगर ये बात मैंने प्रूव करनी थी तो मुझे करंट एसेट्स भी अज्यूम करने पड़ेंगे, करंट लायबिलिटी भी अज्यूम करनी पड़ेगी, फिर एक रेशो निकालूंगा, फिर उसमें चेंज करूंगा, फिर दूसरे रेशो निकालूंगा, उसकी बजाय एक शॉर्टकट बता दिया आपको। और ठीक है, समझ आई बात की? ठीक है, तो इस रेशो से, इस चेंज से करंट रेशो पे ये इंपैक्ट पड़ा। अब 1 बाय 1 बाकियों को भी देखते हैं। इससे अगली कौन सी है? स्टॉक टर्नओवर। चलो अब ये नीचे देख लेते हैं ना, फिर ऊपर प्रॉफिट वाली एक ही बार चलेंगे, बैलेंस शीट की तरफ चल पड़े हैं तो ठीक है। स्टॉक टर्नओवर, फॉर्मूला ज़हन में लाना पड़ेगा, माजरत के साथ फॉर्मूला ज़हन में लाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तो चेंज नहीं आया था, इन्वेंट्री में तो इस चेंज से कोई चेंज, ये सिर्फ हिट इधर पड़ रही है, लेकिन एक हिट उधर भी तो पड़ रही है। क्या ख्याल है? परचेज अगर कम हुई है इस चेंज की वजह से, तो सेल तो अपनी जगह कायम दायम है। अगर 5% से परचेज कम हुई है, 5 रुपए से मैंने अज्यूम किया, तो वो जो पहले 295 था, वो 290 था, वो 285 हो चुका है, जबकि 500 अपनी जगह कायम है। तो ये कितना हो गया? 215। और ठीक है, तो जीपी रेशो पे भी इम्पैक्ट मैंने साथ ही बता दिया आपको, और जीपी रेशो का इम्पैक्ट आपको पता है नेट प्रॉफिट पे भी अल्टीमेटली पड़ ही जाता है। कितना है? 105 है, बड़ा छोटा सा फर्क। अब मसला ये है कि 5 रुपये हैं, चलो खैर, अल्लाह करेगा कुछ नज़र आ जाएगा, वरना कोई और डाटा ज्यूम करके थोड़ा मैं आपको प्रूव कर दूंगा बाद में। ये है जी टोटल असर इस एडजस्टमेंट का, जो इन्होंने सोचा है ये करने का, ये करेंगे तो ये असर पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आए स्टॉक टर्नओवर रेशियो में। दिमाग में हमारे फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल ओवर स्टॉक, एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल में चेंज है, स्टॉक में चेंज नहीं है। न्यूमरेटर में चेंज है, डिनोमिनेटर में नहीं है। न्यूमरेटर में क्या चेंज है? न्यूमरेटर बढ़ा है कि कम हुआ है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है कि कम हुई है? परचेज कम हुई है बच्चों। परचेज कम होना मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का कम होना। कॉस्ट ऑफ सेल एक न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कमी आए तो मुझे पहले ना असल में प्रूव नहीं करना चाहिए, खैर प्रूव भी कर लेते हैं बाद में, अभी प्रूव नहीं कर रहे, तो जबानी चल रहा है वैसे जी। स्टॉक टर्नओवर पे क्या असर पड़ेगा इसका? डिक्रीज आएगा। ठीक है, अच्छा जरा इसको एक मिनट भाई, नॉन करंट एसेट्स को जरा मुझे जरा ना यहाँ से ऐसे लिखने दो, NCA। ओ ये क्या बात हुई? अच्छा ये वो चक्कर है, वो नहीं, वो है नॉन करंट एसेट्स। यार मैं तो कहता हूँ पढ़ते जाएं, क्या ब्रेक करेंगे, सुकून से बैठे हैं। पता है इतने बच्चे, मैं ब्रेक वैसे करा देता हूँ क्योंकि मैंने लेक्चर ब्रेक करना, 2 मिनट गपशप लगाएंगे। ठीक है, अच्छा सुने, प्रूव कर लें। इधर देखें जी, एसेट टर्नओवर पहले था 290 बटा एवरेज इन्वेंट्री का, मेरे पास एक ही है, ओवर 50, यही टर्नओवर बनता है। आप कहोगे सर टर्नओवर इन डेज क्यों नहीं निकाल रहे? वैसे डेज भी निकालोगे ना तो आंसर वही आएगा, लेकिन सिर्फ टर्नओवर लिखा हुआ है तो सुकून से टर्नओवर को ही सोचो। ठीक है, तो 200 कॉस्ट ऑफ सेल 290 थी और इन्वेंट्री थी 50, तो कितने टाइम्स? 5.8। अब जो चेंज हुआ तो 290 हो गया 285, 50 अपनी जगह कायम। लो जी, डिक्रीज आया है, यही तो लिख के आए हैं। अब ये डिक्रीज लिख दिया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो आपने 290 कॉस्ट ऑफ सेल अज्यूम करनी होगी, क्योंकि ये आप कौन सा बैलेंस शीट बना के कर रहे होंगे सवाल, ये तो मैंने बना दी थी आपको बाद में प्रूव करने के लिए। तो आप सबसे पहले अज्यूम करोगे जी कॉस्ट ऑफ सेल मेरी लेट्स से 290 है। आपको 300 भी ले सकते हैं, 400 भी ले सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई फिगर अज्यूम करोगे, फिर कोई ना कोई फिगर इन्वेंट्री के अज्यूम करोगे, फिर उससे एक रेशो निकालोगे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल को कम करके उसी रेशो से कमी दिखा के फिर एक और रेशो निकालोगे। तो उसकी बजाय सादा बात, फॉर्मूला दिमाग में, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर इन्वेंट्री, एडजस्टमेंट पढ़ी, इससे इन्वेंट्री तो नहीं बदलना, इससे कॉस्ट ऑफ सेल ने बदलना है। क्या होना है? कम होना है। कॉस्ट ऑफ सेल न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कम हो तो रेशो भी कम हो जाएगी, और ये आपका आंसर था। कैसा सवाल?
अगर शायद फिर आए, ये वो उम्मीद को खास नहीं है, मतलब आ भी सकता है, लेकिन एक बार ऐसी शरारत तो हो गई ना। लेकिन एमसीक्यूज तो इस तरह के बेतहाशा आ सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज की तैयारी चल रही है बेसिकली इस सवाल में, साथ ये सवाल भी हो रहा है। वैसे ये सवाल आप कहीं खुदा ना खास्ता पर्चे में जाने से पहले उठा लेते, अल्लाह ना करे घर पे कोई कहता, साथ वाले कहते हैं ना अक्सर बात मान ले, तो उस्ताद ने नहीं करवाया हुआ, साथ वाला कहेगा, तू दोस्त कहेगा यार तूने वो सवाल किया, अब उसने कर लिया, तूने वो सवाल किया है, और भाई नहीं कराया सर ने, नहीं तू करके देख, तो सर ने गोली कराई है तुझे, तो इसलिए मैं सवाल करा देता होता हूँ कि यार ये ना कल को वो करे और कहे बाद में यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन एमसीक्यूज की तैयारी इसमें मैं बेसिकली करवा देता हूँ साथ साथ, और ये तरीका भी आ जाता है। अब जल्दी से देखो, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन, अब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, याद होने चाहिए। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन एसेट क्या होता था, पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट्स, क्या नॉन करंट, क्या टोटल एसेट्स पे इसका कोई असर नहीं है। इस एडजस्टमेंट का असर या तो लायबिलिटीज पे पड़ा है या प्रॉफिट पे पड़ा है। अब इस रिटर्न ऑन एसेट्स वाली रेशो में या एसेट्स यूज हो रहे हैं या प्रॉफिट, एसेट्स पे तो कोई असर पड़ा नहीं, प्रॉफिट पे पड़ा है, प्रॉफिट न्यूमरेटर में है। अब सोचो, कॉस्ट ऑफ सेल परचेज या कॉस्ट ऑफ सेल कम हो तो प्रॉफिट बढ़ता है, न्यूमरेटर बढ़ता है तो इनक्रीज, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है जी। लास्ट भी देख लो, क्विक रेशो, क्विक रेशो, क्विक रेशो, ओए होए इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। आप सोचें डायरेक्ट प्रूफ बाद में। क्विक रेशो कौन सी होती है, क्विक एसेट्स ओवर, क्विक एसेट्स तो वही रहेंगे, उनमें चेंज नहीं आया। करंट लायबिलिटी में 5 रुपए से कमी हुई है, तो वही चल जाएगा, काम चल गया। तेज हो गए हो आप, तेज हो रहे हो आप, ठीक है ना। तो करंट एसेट्स न्यूमरेटर में है, कोई चेंज नहीं, करंट लायबिलिटीज में चेंज है। अच्छा, करंट एसेट्स की बजाय क्विक एसेट्स, कोई चेंज नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज में चेंज है। क्या चेंज है, 5 रुपए से कम हो रही है। तो न्यूमरेटर कम या डिनोमिनेटर कम, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो बढ़ जाएगी, इनक्रीज। और किसी का दिल कर रहा है प्रूफ करने का तो कर लेते हैं, कर लें, कर लें। कोई एक बच्चा भी हाइब्रिड में, तुम कह रहे हो क्लास के बाद आना। अच्छा सचमुच कर दूं या मजाक कर रहे थे, सचमुच कर दूं भाई, करेंगे फिर भाई, भाई सीरियस हैं। इतने वकील साहब ने मैंने बड़ा तंग किते हैं, उसने मुझे बताया था, मुझे क्यों नहीं बताया वकील साहब। क्विक रेशो, चुप, क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी, अब क्विक एसेट्स इन्वेंट्री निकाल दो, डेटर और कैश पड़े हैं, तो 125 में से 50 निकाल दो, डायरेक्ट ही बताओ। 75 बटा 110, 110 बेटा पुरानी रेशो, प्रूव कर रहे हैं भाई के लिए, ठीक है। जो ये चेंज ना करते तो 0.7, अल्लाह करे दूसरा आगे हो ना, फिर 0.7 और 68 दोबारा याद रखना। लो जी, चेंज क्या आया, चेंज आया जी 75 में कोई चेंज नहीं आया, ये 105 हो गया। रेशो बताओ, इसको फिर 0.6 करो, 6, ठीक है। जरा नजर आ जाए ना थोड़ा चेंज, करीब करीब है। अब बताओ, हमने भी क्या 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 डिसाइड किया था अभी, तो बढ़ गई है, प्रूफ भी हो गया। कितने गया यार, इंक्रीज लिख के आए हैं भाई, हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, हैंस प्रूव्ड। अच्छा जी, आप बताओ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये डायरेक्ट बताने वाले को बहुत 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 मुबारक हो, वो समझ आ गया इसको। मैं क्या चाय पिलाऊंगा, नहीं वो तो मैं सोच रहा हूँ यार, अभी टाइम कम, ऊपर तो बनेगी नहीं, तो पहले से प्लान कह रहा हूँ, कल 2 पी लेना, कल कोई प्लानिंग कर लेंगे। अच्छा सब्र करो, ये सवाल का पहला पॉइंट पूरा करो यार। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में क्या होता है, जीपी ओवर सेल, सेल पे तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जीपी, अब सेल जीपी ओवर सेल। और यार चुप कर जाओ यार प्लीज, हैं कुछ और गैरतमंद भी। जीपी ओवर सेल, सेल पे कोई चेंज, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। अब सोचते हैं न्यूमरेटर पे चेंज है तो क्या है, न्यूमरेटर क्या है, जीपी, परचेज कम हुई यानी कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई, कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई तो प्रॉफिट,
जीपी, जीपी बढ़ा, जीपी बढ़ा, न्यूमिरेटर बढ़ा। प्रूफ करना है, अब तो तुम भी भाग गए। कोई और हाइब्रिड में कोई एक बच्चा हाइब्रिड में 2-3 हाथ खड़े हुए जी। सुने अब प्रूफ वाले बच्चे जीपी 210, सेल 500 इंटू 100 कितना आंसर आता है बच्चों? 42%। अब भाई हाइब्रिड वालों, अब हम करने लगे हैं चेंज। सेल में क्या चेंज आया? नथिंग। लेकिन 210 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को देखो क्या हो रहा है, मैंने पहले से लिखा हुआ था, आप लोगों के लिए लिखा हुआ था। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या आया है? 5 रुपए का इंक्रीज। मैंने डायरेक्ट बोल दिया न्यूमिरेटर बढ़ा है तो इसलिए रेशियो को बढ़ा लो, इंपैक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगी। लेकिन आपने कहा नहीं, प्रूव करें। तो 215/500 कितना? 43%। थोड़ा असल में 5 रुपए की फिगर जरा कम अज्यूम की हुई है ना, मतलब सवाल में दी हुई है, इसलिए जरा करीब है, लेकिन असर तो यही है। समझ आ गया? हाइब्रिड वाला दोबारा हाथ खड़ा करके बता दो। ओके है? ओके है? ऐसे हाथ हिलाओ, ऐसे ये चीज देखो, ऐसे लग रहा है जैसे ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं हम। ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह। चले आगे। नेट प्रॉफिट भाई देखो, जब ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई असर पड़ जाए ना तो नेट प्रॉफिट पे भी पड़ ही जाता है, सेम ही होना है। ठीक है ना? हाँ, बस चुप करके लिखो इंक्रीज। तो मुझे 2 प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियोज को करना पड़ा और 4 अदद। तो ये कितना आसान काम है, सिर्फ डायरेक्ट। एक और कर लें। अच्छा सुने, या आप यहाँ पे पार्ट ए को पॉज कर दें।